चैप्टर 10। इसके बाद नाना एक स्मार्ट महिला बन गई, जो पुरुषों में मौजूद सभी मूर्खतापूर्ण और गंदी चीजों की मालकिन थी, अपने पेशे में एक बेहतरीन महिला। यह एक अचानक लेकिन निर्णायक शुरुआत थी, वीरतापूर्ण बदनामी और पागल खर्च और सुंदरता के लिए खास तौर पर मौजूद दुस्साहसिक फिजूल खर्ची के भड़कीले दिन में एक डुबकी। वह एक बार में अपनी तरह की सबसे महंगी रानी बन गई। उसकी तस्वीरें दुकानों की खिड़कियों में लगी हुई थीं और अखबारों में उसका जिक्र किया गया था। जब वह अपनी गाड़ी में बुलेवार्ड के साथ चलती थी तो लोग एक दूसरे की ओर मुड़ते और बताते कि वह कौन है, एक राष्ट्र की तरह अपने संप्रभु को सलाम करते हुए, जबकि उनकी पूजा की वस्तु अपनी पारदर्शी पोशाक में आसानी से पीछे की ओर झुकी हुई थी और छोटे सुनहरे कल की बारिश के नीचे खुशी से मुस्कुरा रही थी, जो उसकी सजी हुई आंखों के नीले और उसके रंगे हुए होठों के लाल रंग के ऊपर उछल रहे थे। और आश्चर्य की बात यह थी कि वह महान प्राणी, जो मंच पर इतनी अजीब थी, पवित्र महिला का अभिनय करने के क्षण में इतनी बेतुकी थी, बाहरी दुनिया में एक जादूगरनी की भूमिका निभाने में बिना किसी प्रयास के सक्षम थी। उसकी हरकतें सांप की तरह लचीली थीं, और जिस तरह से वह कपड़े पहनती थी वह अध्ययनपूर्ण और फिर भी अनैच्छिक लापरवाही के साथ वास्तव में अपनी सुंदरता में उत्कृष्ट थी। वह जो कुछ भी करती थी उसमें एक नर्वस भेद था जो एक अच्छी तरह से पैदा हुई फारसी बिल्ली का सुझाव देता था। वह एक कुलीन महिला थी जो एक सम्राट की तरह गर्व और विद्रोही रूप से एक पराजित पेरिस को रौंदती थी जिसकी अवज्ञा करने की कोई हिम्मत नहीं करता। उसने फैशन स्थापित किया और महान महिलाओं ने उसका अनुकरण किया। नाना का बढ़िया घर एवेन्यू डी विलियर्स में रूए कार्डिनेट के कोने पर स्थित था। यह एवेन्यू उस समय के आलीशान क्वार्टर का हिस्सा था जो उस अस्पष्ट जिले में उभर रहा था जो कभी प्लेन मोन्सेउ हुआ करता था। ये घर एक युवा चित्रकार द्वारा बनाया गया था जो अपनी पहली सफलता से नशे में था, और जैसे ही यह रहने लायक हुआ इसे मजबूरन फिर से बेच दिया गया था। यह महलनुमा पुनर्जागरण शैली में बना था और इसमें शानदार आंतरिक व्यवस्था थी जिसमें कुछ हद तक कृत्रिम मौलिकता के माहौल में आधुनिक सुविधाएं शामिल थीं। काउंट मुफेट ने घर को पहले से ही सुसज्जित और सुंदर वस्तुओं से भरा हुआ खरीदा था। सुंदर पूर्वी लटकन, पुराने प्रमाण पत्र, लुई 13 युग की विशाल कुर्सियां। और इस तरह नाना बेहतरीन किस्म के और सबसे असाधारण रूप से विभिन्न तिथियों के कलात्मक परिवेश में आ गए थे। लेकिन चूंकि घर के बीचों बीच स्थित स्टूडियो उसके किसी काम का नहीं था, इसलिए उसने पहले से मौजूद व्यवस्था को बदल दिया। अपने बेडरूम और ड्रेसिंग रूम के बगल में पहली मंजिल पर एक छोटा सा ड्राइंग रूम बनवाया और एक कंजर्वेटरी, एक बड़ा ड्राइंग रूम और एक डाइनिंग रूम को खुद के लिए छोड़ दिया। उसने अपने विचारों से आर्किटेक्ट को चकित कर दिया, क्योंकि एक पेरिस की कामकाजी लड़की के रूप में जो सहज रूप से जीवन की शान शौकत को समझती है, उसने अचानक ही हर तरह की विलासितापूर्ण परिष्कार के लिए एक बहुत ही सुंदर स्वाद विकसित कर लिया था। वास्तव में उसने अपने घर को बहुत ज्यादा खराब नहीं किया, बल्कि उसने फर्नीचर की समृद्धि में भी इजाफा किया, सिवाय कुछ जगहों को छोड़कर जहां कोमल मूर्खता और भद्दी भव्यता के कुछ निशान उस पूर्व फूल विक्रेता को धोखा देते थे जो आर्केड में दुकान की खिड़कियों के सामने सपने देखा करता था। आंगन के मुख्य द्वार पर लगे बड़े से शामियाने के नीचे सीढ़ियों पर कालीन बिछा हुआ था, और जैसे ही आप हॉल में प्रवेश करते थे आपको बैंगनी रंग की खुशबू और एक नर्म, गर्म वातावरण मिलता था जिसे मोटे पर्दे बनाने में मदद करते थे। एक खिड़की जिसके पीले और गुलाबी रंग के शीशे मानव शरीर के गर्म पीलेपन का संकेत देते थे, चौड़ी सीढ़ियों को रोशनी देती थी, जिसके नीचे नक्काशीदार लकड़ी में एक नीग्रो ने विजिटिंग कार्ड से भरी एक चांदी की ट्रे पकड़ी हुई थी और 4 सफ़ेद संगमरमर की महिलाएं, जो छाती को ऊपर उठाए हुए थीं, अपने ऊपर उठाए हुए हाथों में लैंप उठाए हुए थीं। फूलों से भरे कांस्य और चीनी फूलदान, पुराने फारसी कालीनों से ढके दीवान, पुरानी टेपेस्ट्री में असबाब वाला कुर्सियां प्रवेश हॉल को सुसज्जित करती थीं, सीढ़ियों के सिरों को सजाती थीं और पहली मंजिल की लैंडिंग को एक एंट्रूम का रूप देती थीं। यहाँ पुरुषों के ओवरकोट और टोपियां हमेशा दिखाई देती थीं और मोटे पर्दे थे जो हर आवाज को दबा देते थे। यह एक अलग स्थान प्रतीत होता था। इसमें प्रवेश करते ही आप स्वयं को एक प्रार्थना गृह में पाते, जिसकी हवा भक्ति से रोमांचित थी, जिसका मौन और एकांत रहस्य से भरा हुआ था।
नाना ने केवल उन शानदार रातों में ही बड़े और कुछ हद तक बहुत शानदार लुई 16 ड्राइंग रूम को खोला जब उसे ट्यूलरीज या विशिष्ट अजनबियों से मिलने का मौका मिला। आमतौर पर वह केवल भोजन के समय ही नीचे आती थी, और ऐसे दिनों में वह खुद को खोई हुई महसूस करती थी क्योंकि वह अपने ऊंचे डाइनिंग रूम में अकेले दोपहर का भोजन करती थी जिसमें गोबेलिन टेपेस्ट्री और स्मारकीय साइडबोर्ड था, जो पुराने चीनी मिट्टी के बर्तनों और प्राचीन प्लेट के अद्भुत टुकड़ों से सजा हुआ था। वह जितनी जल्दी हो सके फिर से ऊपर चली जाती थी, क्योंकि उसका घर पहली मंजिल पर था, 3 कमरों में, बिस्तर, ड्रेसिंग और ऊपर वर्णित छोटा ड्राइंग रूम। 2 बार पहले भी उसने शयन कक्ष को नए सिरे से सजाया था, पहली बार बैंगनी साटन में, दूसरी बार लेस के नीचे नीले रेशम में। लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थी, उसे यह बेकार लगा था, और वह अभी भी नए रंगों और डिजाइनों की असफल खोज कर रही थी। शानदार ढंग से गद्देदार बिस्तर पर, जो कि सोफे जितना छोटा था, 20,000 फ्रैंक की कीमत के पॉइंट ए वेनिस लेस थे। फर्नीचर पर नीले और सफ़ेद रंग की परत चढ़ाई गई थी, जिस पर चांदी के फीते की डिज़ाइन थी, और हर जगह इतनी संख्या में सफ़ेद भालू की खालें बिछी थीं कि वे कालीन को छिपा रही थीं। ये नाना की ओर से एक शानदार सनक थी, क्योंकि वह कभी भी अपने मोजे उतारने के लिए फर्श पर बैठने की आदत से खुद को नहीं छुड़ा पाई थी। बेडरूम के बगल में छोटा सा सैलून बेहतरीन कलात्मक वस्तुओं के मनोरंजक मिश्रण से भरा हुआ था। हल्के गुलाबी रंग के रेशम के पर्दों के सामने एक फीका तुर्की गुलाबी रंग, जिस पर सोने के धागे से कढ़ाई की गई थी, उनकी एक पूरी दुनिया स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई थी। वे हर देश से और हर संभव शैली में थे। वहाँ इतालवी अलमारियाँ, स्पेनिश और पुर्तगाली ताबूत, चीनी पैगोडा के मॉडल, कीमती कारीगरी की एक जापानी स्क्रीन, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांस्य, कढ़ाई वाले रेशम, बेहतरीन सुई के काम की पर्दियाँ थीं। बिस्तर जितनी चौड़ी कुर्सियाँ और कोठरियों जितनी गहरी सोफे, कामोकाल्स्य और सेराग्लियो के सुस्त जीवन का संकेत देते थे। कमरे का प्रचलित रंग हरा और लाल रंग के साथ मिश्रित पुराना सोना था, और इसमें मौजूद कोई भी चीज़ वेश्या की उपस्थिति को बलपूर्वक इंगित नहीं करती थी, सिवाय सीटों की विलासिता के। केवल 2 बिस्किट मूर्तियाँ, एक महिला अपनी शिफ्ट में पिस्सू का शिकार कर रही थी, और एक अन्य बिना कुछ पहने अपने हाथों पर चल रही थी और अपने पैरों को हवा में लहरा रही थी, कमरे को बेवकूफ़ मौलिकता के नोट के साथ गंदा करने के लिए पर्याप्त थी। एक दरवाजे से, जो लगभग हमेशा खुला रहता था, ड्रेसिंग रूम दिखाई देता था। ये पूरी तरह से संगमरमर और कांच से बना था, जिसमें एक सफ़ेद बाथटब, चांदी के जग और बेसिन और क्रिस्टल और हाथी दांत की सजावट थी। एक खींचा हुआ पर्दा उस जगह को एक स्पष्ट गोधूली से भर देता था जो बैंगनी रंग की गर्म खुशबू में सोता हुआ प्रतीत होता था, वो कामुक सुगंध जो नाना के लिए विशिष्ट थी, जिससे पूरा घर छत से लेकर आंगन तक व्याप्त हो गया था। घर की साज सज्जा सबसे महत्वपूर्ण काम था। नाना के साथ निश्चित रूप से जोई थी, वह लड़की जो अपने भाग्य के प्रति इतनी समर्पित थी। महीनों से वह इस अचानक नए प्रस्थान की शांतिपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी, जैसा कि एक महिला को होना चाहिए जो अपनी दूरदर्शिता की शक्तियों के बारे में आश्वस्त थी, और अब वह विजयी थी। वह घर की मालकिन थी और मैडम की यथासंभव ईमानदारी से सेवा करते हुए एक अच्छी रकम जमा कर रही थी। लेकिन एक अकेली महिला की नौकरानी अब पर्याप्त नहीं थी। एक बटलर, एक कोचमैन, एक कुली और एक रसोया की जरूरत थी। इसके अलावा अस्तबल को भरना भी जरूरी था। ये वह समय था जब लेबोर्डेट ने खुद को सबसे उपयोगी बना लिया। उसने सभी तरह के काम करने का बीड़ा उठाया जो काउंट को बोर करते थे। उसने घोड़ों की खरीद का काम आराम से किया, वह गाड़ीवानों से मिलने गया, उसने युवती को उसकी चीजें चुनने में मार्गदर्शन किया। वह दुकानों पर उसकी बांह पर झुकी हुई मिलती थी। लेबोर्डेट ने नौकरों को भी अपने साथ शामिल कर लिया। चार्ल्स, एक बड़ा लंबा कोचमैन जो ड्यूक डी कॉब्रूज के साथ सेवा में था, जूलियन, एक छोटा मुस्कुराता हुआ बहुत सा मुड़ा हुआ बटलर, और एक विवाहित जोड़ा जिसमें से पत्नी विक्टोरियन रसोया बन गई जबकि पति फ्रांकोइस को कुली और फुटमैन के रूप में रखा गया। पाउडर और ब्रीच में उल्लेखित अंतिम व्यक्ति ने नाना की पोशाक पहनी थी, जो चांदी के फीते से सजी एक आसमानी नीले रंग की पोशाक थी, और वह हॉल में आगंतुकों का स्वागत करता था।
पूरी चीज अपनी शैली की शुद्धता में राजसी थी। 2 महीने के अंत में घर बनकर तैयार हो गया। इसकी लागत 3 लाख फ्रैंक से ज्यादा थी। अस्तबल में 8 घोड़े थे और कोच हाउस में 5 गाड़ियां थीं और इन 5 में से एक चांदी की सजावट वाली लंडा थी, जिसने उस समय पूरे पेरिस का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ था। और इस अपार धन के बीच नाना ने घर बसाना और अपना घर बनाना शुरू कर दिया। पेटेट डचेस के तीसरे प्रदर्शन के बाद उसने थिएटर छोड़ दिया था और बोडेनवे को दिवालियापन से जूझना पड़ा, जो काउंट के पैसे के बावजूद आसान था। फिर भी वह अपनी विफलता के बारे में अभी भी कड़वी थी। इसने उस दूसरी कड़वी भावना में फॉन्टन द्वारा उसे दिया गया सबक और भी जोड़ दिया, एक शर्मनाक सबक जिसके लिए वह सभी पुरुषों को जिम्मेदार मानती थी। तदनुसार अब उसने खुद को अचानक मोह के खिलाफ बहुत दृढ़ और पूरी तरह से सुरक्षित घोषित किया, लेकिन प्रतिशोध के विचारों ने उसके अस्थिर मस्तिष्क पर कोई कब्जा नहीं किया। जिन घंटों में वह क्रोधित नहीं होती थी, उस समय जो चीज उस पर नियंत्रण बनाए रखती थी, वह थी खर्च करने की सदैव जागृत रहने वाली लालसा, साथ ही भुगतान करने वाले व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक तिरस्कार तथा उपभोग और बर्बादी के प्रति सतत जुनून, जो उसके प्रेमियों के विनाश पर गर्व करता था। शुरू में नाना ने काउंट को उचित स्थिति में रखा और उनके रिश्ते की शर्तों को स्पष्ट रूप से बताया। काउंट ने उपहारों को छोड़कर हर महीने 12,000 फ्रैंक दिए और बदले में पूर्ण निष्ठा के अलावा कुछ नहीं मांगा। उसने निष्ठा की शपथ ली, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि उसके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आया जाए, घर की मालकिन के रूप में पूरी स्वतंत्रता का आनंद लिया जाए और उसकी हर इच्छा का सम्मान किया जाए। उदाहरण के लिए, उसे हर दिन अपने दोस्तों से मिलना था और उसे केवल निर्धारित समय पर ही आना था। एक शब्द में, उसे हर चीज में उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना था। और जब वह ईर्ष्या की चिंता से ग्रसित हो गया और वह जो चाहती थी उसे देने में हिचकिचाने लगा, तो उसने अपनी गरिमा पर खड़े होकर उसे धमकी दी कि वह जो कुछ भी दिया था उसे वापस कर देगी, या यहाँ तक कि छोटी लुइसेट से उसने जो वादा किया था उसे पूरा करने की कसम भी खाएगी। उसके लिए बस इतना ही काफी था। जहाँ आपसी सम्मान की कमी थी, वहाँ प्यार नहीं था। पहले महीने के अंत में मुफ्त ने उसका सम्मान किया, लेकिन वह और भी चाहती थी और उसे और भी कुछ मिला। जल्द ही वह उसे प्रभावित करने लगी, एक अच्छे स्वभाव वाली वेश्या की तरह। जब वह उसके पास उदास हालत में आता तो वह उसे खुश करती, उसे स्वीकार करती और फिर उसे अच्छी सलाह देती। धीरे धीरे वह उसके घर की परेशानियों, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसके प्रेम संबंधों और वित्तीय कठिनाइयों में दिलचस्पी लेने लगी। वह बहुत समझदार, बहुत निष्पक्ष और सही सोच वाली थी। केवल एक बार उसने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दिया, और वह तब था जब उसने उसे बताया कि निस्संदेह डगनेट उसकी बेटी एस्टेले से शादी करने जा रहा है। जब काउंट ने खुद को बदनाम करना शुरू किया तो डगनेट ने नाना से नाता तोड़ना एक समझदारी भरा कदम समझा। उसने उसके साथ एक नीच वेश्या की तरह व्यवहार किया था और अपने भावी ससुर को उस प्राणी के चंगुल से छुड़ाने की कसम खाई थी। बदले में नाना ने अपनी बूढ़ी मिमी को आकर्षक अंदाज में गाली दी। वह एक पाखंडी था जिसने अपनी संपत्ति नीच महिलाओं की संगत में बर्बाद कर दी थी। उसके पास कोई नैतिक समझ नहीं थी। सच है, उसने उन्हें पैसे नहीं देने दिए, लेकिन उसने दूसरों के पैसे से लाभ उठाया और उन्हें केवल दुर्लभ अंतराल पर गुलदस्ता या रात्रिभोज के साथ चुकाया। और जब काउंट इन कमियों के लिए बहाने खोजने के लिए इच्छुक था, तो उसने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि डगनेट ने उसके उपकारों का आनंद लिया था, और उसने घृणित विवरण जोड़े। मुफ्त का चेहरा राख सा पीला हो गया था। अब उस युवक का कोई सवाल ही नहीं था। यह उसे कृतज्ञता की कमी सिखाएगा। इस बीच घर पूरी तरह से सुसज्जित नहीं था, जब एक शाम मुफ्त पर वफादारी के सबसे जोशीले वादे करने के बाद नाना ने काउंट ज़ेवियर डे वंदेवरस को रात भर के लिए रोक लिया। पिछले पखवाड़े से वह उसका अथक आदर सत्कार कर रहा था, उससे मिलने जाता था और फूलों के तोहफे भेजता था, और अब वह अचानक मोह के कारण नहीं बल्कि यह साबित करने के लिए मान गई कि वह एक आज़ाद औरत है। लाभ का विचार बाद में आया जब अगले दिन वंदेवरस ने उसे एक बिल चुकाने में मदद की, जिसके बारे में वह दूसरे आदमी को बताना नहीं चाहती थी। वंदेवरस से उसे निश्चित रूप से हर महीने 8 से 10,000 फ्रैंक मिलते थे,
और यह जेब खर्च के रूप में बहुत उपयोगी साबित होता था। उन दिनों वह अपनी किस्मत का आखिरी हिस्सा जलती हुई ज्वरग्रस्त मूर्खता में खर्च कर रहा था। उसके घोड़ों और लूसी ने उसके 3 खेत खा लिए थे और एक ही घूंट में नाना एमेंस के पास अपने आखिरी महल को निगलने वाला था। ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ मिटा देने की जल्दी में था। फिलिप ऑगस्टस के अधीन एक वंदेवरस द्वारा बनाए गए पुराने टॉवर के खंडहरों तक वह बर्बादी के लिए पागल था और उसने सोचा कि अपने राजचिन्ह के आखिरी सुनहरे बेजेंट को इस वेश्या के हाथों में छोड़ना एक बड़ी बात है, जिसे पेरिस की दुनिया चाहती थी। उसने भी नाना की शर्तों को स्वीकार कर लिया, उसे काम करने की पूरी आज़ादी दे दी और सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही उसके दुलार का दावा किया। वह इतना भी भोला भाला नहीं था कि उससे प्रतिज्ञा लेने की मांग करे। मुफ्त को कुछ भी संदेह नहीं था। वंदेवरस के लिए वह जानता था कि चीजें निश्चित रूप से घटित होंगी, लेकिन उसने कभी भी उनके बारे में जरा भी संकेत नहीं दिया और पूरी तरह से अनभिज्ञता का नाटक किया, जबकि उसके होठों पर आनंद के संदेहास्पद व्यक्ति की सूक्ष्म मुस्कान थी जो असंभव की तलाश नहीं करता, बशर्ते कि उसका दिन हो और पेरिस को इसकी जानकारी हो। उस समय से नाना का घर वास्तव में ठीक से व्यवस्थित हो गया। अस्तबल, रसोई और मेरी महिला के कक्ष में नौकरों का पूरा स्टाफ था। ज़ोई ने सब कुछ व्यवस्थित किया और सबसे अप्रत्याशित कठिनाइयों को सफलतापूर्वक पार कर लिया। घर का काम थिएटर के दृश्यों की तरह आसानी से चलता था और एक भव्य प्रशासनिक संस्था की तरह व्यवस्थित था। वास्तव में यह इतनी सटीकता से काम करता था कि शुरुआती महीनों में कोई झंझट या गड़बड़ी नहीं हुई। हालांकि मैडम ने अपने नासमझी भरे कामों, अपनी अचानक मूर्खता के दौरों, अपनी पागल बहादुरी से ज़ोए को बहुत दुखी किया। फिर भी महिला की नौकरानी धीरे धीरे नर्म पड़ने लगी, क्योंकि उसने देखा था कि जब मैडम ने कोई मूर्खतापूर्ण काम किया था जिसकी भरपाई की जानी चाहिए, तो वह बेकार की बर्बादी के मौसम में अधिक लाभ कमाती थी। ये तब था जब उसके ऊपर उपहारों की बारिश होने लगी और उसने मुसीबत के पानी से कई लुईस निकाले। एक सुबह जब मुफेट अभी तक बेडरूम से बाहर नहीं निकला था, ज़ोए ने एक सज्जन को ड्रेसिंग रूम में भेजा, जहां नाना अपना अंडरवियर बदल रही थी। वो हिंसक रूप से कांप रहा था। हे भगवान, यह जिजी है, युवती ने बड़े आश्चर्य से कहा। ये वास्तव में जॉर्जेस था, लेकिन जब उसने उसे अपनी वर्दी में देखा, उसके सुनहरे बाल उसके नंगे कंधों पर थे, तो उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन और कमर के चारों ओर डाल दी और उसे हर दिशा में चूमा। वह मुक्त होने के लिए संघर्ष करने लगी, क्योंकि वह डर गई थी, और दबी हुई आवाज में वह हकलाने लगी। छोड़ो, वह वहाँ है। ओह, ये तुम्हारी मूर्खता है। और तुम, ज़ोए, क्या तुम अपने होश खो बैठी हो? उसे ले जाओ और नीचे रखो, मैं कोशिश करके नीचे आऊंगी। ज़ोई को उसे अपने सामने धकेलना पड़ा। जब नाना नीचे ड्राइंग रूम में उनके साथ फिर से शामिल होने में सक्षम हुई, तो उसने उन दोनों को डांटा, और ज़ोई ने अपने होठों को बंद कर लिया और एक परेशान भाव के साथ उसे विदा किया, ये टिप्पणी करते हुए कि वो केवल मैडम को खुशी देने के लिए उत्सुक थी। जॉर्जेस नाना को फिर से देखकर बहुत खुश हुआ और उसे इतनी खुशी से देखा कि उसकी सुंदर आंखें आंसुओं से भरने लगीं। दुखद दिन अब खत्म हो चुके थे। उसकी माँ ने उसे समझदार माना और उसे लेस फोंडेट्स छोड़ने की अनुमति दी। तदनुसार जैसे ही वह टर्मिनस पर पहुंचा, उसने अपनी प्यारी प्रियतमा को चूमने के लिए जल्दी से जल्दी आने के लिए एक गाड़ी मंगवा ली। उसने भविष्य में उसके साथ रहने की बात कही, जैसा कि वह देश में करता था जब वो ला मिग्नोट के बेडरूम में नंगे पैर उसका इंतजार करता था। और जब उसने उसे अपने बारे में बताया, तो उसने अपनी उंगलियां आगे बढ़ा दी, क्योंकि वह अलगाव के उस क्रूर वर्ष के बाद उसे छूने के लिए तरस रहा था। फिर उसने उसके हाथों को अपने कब्जे में लिया, उसकी ड्रेसिंग जैकेट की चौड़ी आस्तीन को महसूस किया और उसके कंधों तक पहुंच गया। तुम अब भी अपने बच्चे से प्यार करती हो? उसने अपने बच्चे जैसी आवाज में पूछा। ओह, मैं निश्चित रूप से उससे प्यार करती हूँ, नाना ने उत्तर दिया और तेजी से उसके चंगुल से बाहर निकल गई। लेकिन तुम बिना किसी चेतावनी के अचानक आ गए। तुम जानते हो, मेरे छोटे आदमी, मैं अपनी मालकिन नहीं हूँ, तुम्हें अच्छा होना चाहिए।
जॉर्जेस जब अपनी टैक्सी से बाहर निकला तो उसे इस एहसास से इतना चक्कर आ रहा था कि उसकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा आखिरकार पूरी होने वाली थी कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि वह किस तरह के घर में प्रवेश कर रहा है। लेकिन अब उसे अपने आसपास की चीज़ों में बदलाव का एहसास हुआ। उसने आलीशान डाइनिंग रूम को देखा, जिसकी ऊंची ऊंची सजी हुई छत, गोबेलिन की पर्दियां, प्लेटों से जगमगाता बुफे। हाँ हाँ, उसने दुख से कहा, और इसके साथ ही उसने उसे समझा दिया कि उसे सुबह कभी नहीं आना है, बल्कि अगर वह चाहे तो दोपहर 4 से 6 बजे के बीच आ सकता है। वो उसका स्वागत करने का समय था। फिर जब उसने उसे याचक भरी, सवालिया निगाहों से देखा और किसी वरदान की चाहत नहीं की, तो उसने, बदले में, सबसे मधुर तरीके से उसके माथे को चूमा। बहुत अच्छा रहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगी। लेकिन सच तो ये था कि अब इस टिप्पणी का कोई मतलब नहीं था। वह जॉर्जेस को बहुत अच्छा समझती थी और उसे एक साथी के रूप में पसंद करती, लेकिन किसी और रूप में नहीं। फिर भी, जब वह रोज़ाना 4 बजे आता तो वह इतना दुखी लगता कि वह अक्सर पहले की तरह ही आज्ञाकारी रहना चाहती थी और उसे अलमारी में छिपा देती और हमेशा उसे ब्यूटी की मेज़ से टुकड़े उठाने देती। वह अब शायद ही कभी घर से बाहर निकलता और छोटे कुत्ते बिजों की तरह ही घर का एक निवासी बन गया। वे दोनों मालकिन की स्कर्ट के बीच में बैठते और कभी कभी उसका थोड़ा बहुत मजा लेते, यहाँ तक कि जब वह किसी दूसरे आदमी के साथ होती, जबकि चीनी और छिटपुट दुलार की खुराक अक्सर उसके अकेलेपन और ऊब के घंटों में उनके हिस्से में आ जाती। निस्संदेह मैडम ह्यूगन को पता चल गया था कि वह लड़का फिर से उस दुष्ट महिला की बाहों में लौट आया था, क्योंकि वह जल्दी से पेरिस पहुंची और अपने दूसरे बेटे, लेफ्टिनेंट फिलिप से मदद मांगी, जो उस समय विंसेनेस में गैरिसन में था। जॉर्जेस, जो अपने बड़े भाई से छिप रहा था, निराशा की आशंका से घिर गया, क्योंकि उसे डर था कि बाद वाला हिंसक रणनीति अपना सकता है, और चूंकि नाना के लिए उसकी कोमलता इतनी घबराहट में थी कि वह उससे कुछ भी नहीं छिपा सकता था, उसने जल्द ही अपने बड़े भाई, एक महान, मजबूत आदमी, जो हर तरह की चीजों में सक्षम था, के अलावा किसी और के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है, उसने समझाया, माँ तुम्हारे पास नहीं आएगी जब तक वह मेरे भाई को भेज सकती है। ओह, वो निश्चित रूप से फिलिप को मुझे लेने के लिए भेजेगी। पहली बार जब उसने ये कहा तो नाना को गहरा आघात लगा। उसने ठंडे स्वर में कहा, हे भगवान, मैं उसे आते देखना चाहता हूँ। वह सेना में लेफ्टिनेंट है, इसलिए फ्रांकोइस उसे दुगुनी जल्दी बाहर निकाल देगा। जल्द ही, जब लड़का अपने भाई के विषय पर बार बार लौटता रहा, तो उसने फिलिप में कुछ दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया, और एक हफ्ते के भीतर ही वो उसे सिर से लेकर पैर तक जान गई, उसे बहुत लंबा और बहुत मजबूत और खुशमिजाज और कुछ हद तक असभ्य के रूप में जानती थी। उसने अंतरंग विवरण भी सीखे और पाया कि उसकी बाहों पर बाल थे और उसके कंधे पर एक जन्मचिन्ह था। उसने अपना सबक इतनी अच्छी तरह से सीखा कि एक दिन, जब वह उस आदमी की छवि से भर गई जिसे उसके आदेश से घर से बाहर निकाल दिया जाना था, तो वह चिल्लाए, मैं कहता हूँ, जिजी, तुम्हारा भाई नहीं आ रहा है। वह बेस का भगोड़ा है। अगले दिन, जब जॉर्जेस और नाना अकेले थे, तो फ्रेंकोइस ऊपर आया और पूछा कि क्या मैडम लेफ्टिनेंट फिलिप ह्यूगन का स्वागत करेगी। जॉर्जेस का चेहरा बहुत सफ़ेद हो गया और वो बुदबुदाया, मुझे इसकी आशंका थी, माँ आज सुबह इसके बारे में बात कर रही थी। और उसने युवती से विनती की कि वह नीचे ये संदेश भेजे कि वह आगंतुकों से नहीं मिल सकती, लेकिन वह पहले से ही अपने पैरों पर खड़ी थी और पूरी तरह जलती हुई लग रही थी जब उसने कहा, मैं उनसे क्यों नहीं मिलूं? वह मुझे डरपोक समझेंगे। यार, हम खूब हंसेंगे। बस उस सज्जन को ड्राइंग रूम में 15 मिनट के लिए छोड़ दो, फ्रांकोइस, उसके बाद उसे मेरे पास ले आओ। वो फिर से नहीं बैठी, बल्कि चिमनी और इतालवी संदूक के ऊपर लटके वेनिस के दर्पण के बीच तेजी से आगे पीछे घूमने लगी। और जब भी वह बाद वाले के पास पहुंचती, तो वह शीशे पर नजर डालती और मुस्कुराने का प्रयास करती, जबकि जॉर्जेस सोफे पर घबराया हुआ बैठा था, आने वाले दृश्य के बारे में सोचकर कांप रहा था। जब वह ऊपर नीचे चल रही थी, तो वह ऐसे छोटे छोटे वाक्य बोलती रही। अगर उसे 15 मिनट तक इंतजार करना पड़े तो यह उसे शांत कर देगा।
इसके अलावा अगर उसे लगता है कि वो किसी छोटी लड़की को बुला रहा है तो ड्राइंग रूम उसे चौंका देगा। हाँ हाँ, सब कुछ अच्छी तरह से देखो मेरे अच्छे दोस्त। यह नकल नहीं है और ये तुम्हें उस महिला का सम्मान करना सिखाएगा जो इसका मालिक है। सम्मान वह है जो पुरुषों को महसूस करने की जरूरत है। 15 मिनट बीत गए, है ना? नहीं, केवल 10 मिनट। ओह, हमारे पास बहुत समय है। हालांकि वो जहां थी वहां नहीं रुकी। 15 मिनट के बाद उसने जॉर्जेस को विदा किया और उससे वादा किया कि वो दरवाजे पर खड़े होकर उसकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि अगर नौकरों ने उसे देख लिया तो ऐसा व्यवहार ठीक नहीं लगेगा। जब वो उसके बेडरूम में गया तो जिजी ने घुटन भरे अंदाज में कहा, यह मेरा भाई है, तुम्हें पता है। आप डरे नहीं, उसने बहुत गरिमा के साथ कहा, अगर वह विनम्र है तो मैं भी विनम्र रहूंगी। फ्रांकोइस ने फिलिप ह्यूगन को अंदर बुलाया, जो सुबह की पोशाक पहने हुए था। जॉर्जेस कमरे के दूसरी तरफ पैर के बल चलने लगा, क्योंकि वह युवती की बात मानने के लिए उत्सुक था। लेकिन आवाज़ों की आवाज़ ने उसे रोक लिया और वह मन की ऐसी पीड़ा में झिझकने लगा कि उसके घुटने उसके नीचे दब गए। वह कल्पना करने लगा कि कोई भयानक आपदा आएगी, कि मारपीट होगी, कि कुछ घिनौना काम होगा जिससे नाना हमेशा के लिए उसके लिए घृणित हो जाएगी। और इसलिए वह वापस आकर दरवाजे पर अपना कान लगाने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसने बहुत बुरा सुना, क्योंकि मोटे पर्दे ने हर आवाज़ को दबा दिया था, लेकिन वह फिलिप द्वारा बोले गए कुछ शब्दों को सुनने में कामयाब रहा। कठोर वाक्यांश जिनमें मात्र, बच्चा, परिवार, सम्मान जैसे शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहे थे। वह अपनी प्रियतमा के संभावित उत्तरों के बारे में इतना चिंतित था कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके सिर में एक उलझन भरी, भिनभिनाती हुई आवाज़ भर गई थी। वह निश्चित रूप से गंदे बदमाश को आवाज़ देगी, या मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने घर में हूँ। लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसकी तरफ से एक सांस भी नहीं आई। नाना वहाँ मरी हुई लग रही थी। जल्द ही उसके भाई की आवाज़ भी धीमी हो गई और वह बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, जब एक अजीब सी बड़बड़ाहट की आवाज़ ने आखिरकार उसे स्तब्ध कर दिया। नाना रो रही थी। एक या दो पल के लिए वह संघर्षशील भावनाओं का शिकार हो गया और समझ नहीं पाया कि भाग जाए या फिलिप पर टूट पड़े। लेकिन तभी जोए कमरे में आई और वह दरवाजे से हट गया, इस तरह से आश्चर्यचकित होने पर शर्मिंदा। वह चुपचाप अलमारी में कुछ लिनन रखने लगी, जबकि वह चुपचाप खड़ा था और खिड़की के शीशे पर अपना माथा दबा रहा था। वह अनिश्चितता से परेशान था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद महिला ने पूछा, मैडम के साथ तुम्हारा भाई है? हाँ, लड़के ने घुटी हुई आवाज़ में जवाब दिया। वहाँ एक नया सन्नाटा छा गया। और यह आपको चिंतित करता है ना, मॉन्सियर जॉर्जेस? हाँ, उसने उसी पीड़ादायक, कष्टदायक स्वर में उत्तर दिया। जोए को कोई जल्दी नहीं थी। उसने कुछ फीते मोड़े और धीरे से कहा, आप गलत हैं, मैडम सब संभाल लेंगी। और फिर बातचीत खत्म हो गई, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर भी वह कमरे से बाहर नहीं गई। एक लंबा चौथाई घंटा बीत गया और वह फिर से मुड़ी, बिना ये देखे कि लड़के के चेहरे पर निराशा की झलक फैल रही थी, जो पहले से ही अनिश्चितता और विवशता के प्रभाव से सफ़ेद हो चुका था। वह ड्राइंग रूम की ओर तिरछी निगाहें डाल रहा था। शायद नाना अभी भी रो रही थी। दूसरी महिला ने शायद बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया होगा और उसे पीटना शुरू कर दिया होगा। इसलिए जब जोए ने आखिरकार उसे विदा किया तो वह दौड़कर दरवाजे पर गया और एक बार फिर से अपना कान उसके पास लगाया। वह स्तब्ध रह गया, उसका सिर घूम गया, क्योंकि उसने उल्लास, कोमल, फुसफुसाती आवाज़ों और गुदगुदी की जा रही महिला की दबी हुई हंसी की तेज आवाज़ सुनी। इसके अलावा लगभग तुरंत बाद नाना ने फिलिप को सीढ़ियों के शीर्ष पर ले जाया और सौहार्दपूर्ण और परिचित वाक्यांशों का आदान प्रदान हुआ। जब जॉर्जेस फिर से ड्राइंग रूम में गया तो युवती आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। अच्छा, उसने बहुत हैरानी से पूछा। अच्छा, क्या? उसने बिना पलटे कहा। फिर लापरवाही से, क्या मतलब था तुम्हारा? वो बहुत अच्छा है, तुम्हारा भाई है तो सब ठीक है ना? ओह, बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, तुम्हें क्या हो गया है?
कोई तो सोचेगा कि हम लड़ने जा रहे हैं। जॉर्जेस अभी भी समझने में असफल रहा। मुझे लगा कि मैंने सुना है, यानी तुम रोई नहीं। वो हकलाते हुए बोला, मैं रोऊंगी। उसने चौंक कर कहा, उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए। क्यों, तुम सपना देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं रोई? इसके बाद लड़के को एक दुखद दृश्य का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने अवज्ञा की और दरवाजे के पीछे पॉलप्री की भूमिका निभाई। वह नाराज हो गई और वो पुराने विषय पर विनम्रतापूर्वक वापस लौट आया, क्योंकि वह सब कुछ जानना चाहता था। और फिर मेरा भाई, तुम्हारे भाई ने तुरंत समझ लिया कि वह कहाँ है। तुम जानते हो, मैं शायद एक छोटी बच्ची होती, जिस स्थिति में तुम्हारी उम्र और परिवार के सम्मान के कारण उसका हस्तक्षेप होता। ओह हाँ, मैं उन तरह की भावनाओं को समझता हूँ। लेकिन उसके लिए एक नज़र ही काफ़ी थी, और वह तुरंत एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करने लगा। इसलिए अब और चिंता मत करो, सब खत्म हो गया है। वह तुम्हारी माँ को चुप कराने के लिए चला गया है। और वह हंसते हुए बोली, वैसे तुम अपने भाई को यहाँ देखोगे। मैंने उसे आमंत्रित किया है और वह वापस आने वाला है। ओह, वो वापस आने वाला है, लड़के ने कहा। उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और उन्होंने फिलिप के बारे में बात करना बंद कर दिया। वह बाहर जाने के लिए कपड़े पहनने लगी और वह उसे अपनी बड़ी, उदास आंखों से देखता रहा। निस्संदेह वह बहुत खुश था कि मामला सुलझ गया था, क्योंकि वह उनके रिश्ते के टूटने के बजाय मृत्यु को पसंद करता, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक खामोश पीड़ा, एक गहरा दर्द था, जिसका उसे कोई अनुभव नहीं था और जिसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं थी। फिलिप ने उनकी मां के डर को कैसे शांत किया, यह उसे कभी नहीं पता था, लेकिन 3 दिन बाद वह लेस फोन्डेट्स में वापस लौट आई, जाहिर तौर पर संतुष्ट। अपनी वापसी की शाम को, नाना के घर पर, जब फ्रेंकोइस ने लेफ्टिनेंट की घोषणा की, तो वह कांप उठा, लेकिन बाद वाले ने खुशी से मजाक किया और उसके साथ एक युवा बदमाश की तरह व्यवहार किया, जिसके भागने को उसने कुछ ऐसा माना था जिसका कोई परिणाम होने की संभावना नहीं थी। लड़के का दिल अंदर ही अंदर दुख रहा था। वह मुश्किल से हिलने की हिम्मत कर रहा था और उससे कही गई छोटी सी बात पर लड़कियों की तरह शर्मा जाता था। वह फिलिप के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया था। वह उससे 10 साल छोटा था और वह उससे वैसे ही डरता था जैसे वह अपने पिता से डरता था, जिससे महिलाओं के बारे में कहानियां छिपाई जाती हैं। इसलिए जब वह उसे नाना की संगति में इतना स्वतंत्र देखता और उसे जोर जोर से हंसते हुए सुनता, तो उसे शर्मिंदगी का एक असहज एहसास होता, जैसे एक ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो शानदार स्वास्थ्य से पैदा हुए उत्साह के साथ मौज मस्ती की जिंदगी में डूबा हुआ हो। फिर भी जब उसका भाई जल्द ही हर दिन खुद को पेश करने लगा, तो जॉर्जेस को कुछ हद तक इसकी आदत हो गई। नाना दीप्तिमान थी। ये उसकी नवीनतम स्थापना, वीरता के जीवन पर सभी उपद्रवी बर्बादी परिचय को शामिल कर रही थी, और अब उसका गृह प्रवेश एक भव्य हवेली में सकारात्मक रूप से पुरुषों और फर्नीचर के साथ बह निकला था। एक दोपहर जब ह्यूगन्स वहां थे, काउंट मफेट समय से पहले आ गया। लेकिन जब ज़ोए ने उसे बताया कि मैडम दोस्तों के साथ हैं, तो उसने अंदर आने से मना कर दिया और एक बहादुर सज्जन की तरह चुपचाप चला गया। जब वह शाम को फिर से आया, तो नाना ने उसे एक बहुत ही अपमानित महिला के ठंडे आक्रोश के साथ स्वागत किया। सर, उसने कहा, मैंने आपको मेरा अपमान करने का कोई कारण नहीं बताया है। आपको ये समझना चाहिए, जब मैं घर पर मेहमानों से मिलने जाती हूँ, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप भी अन्य लोगों की तरह ही पेश आएं। काउंट हैरानी से देखता रह गया। लेकिन मेरे प्यारे, उसने समझाने की कोशिश की, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास मेहमान आए थे। हाँ, यहाँ पुरुष भी थे, लेकिन तुम क्या सोचती हो कि मैं उन पुरुषों के साथ क्या कर रही थी? तुम तभी किसी महिला के प्रेम संबंधों का विज्ञापन करते हो जब तुम एक समझदार प्रेमी की भूमिका निभाते हो, और मैं विज्ञापन नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। उसने बड़ी मुश्किल से माफी पाई, लेकिन अंदर से वह मंत्रमुग्ध था। ऐसे ही दृश्यों के जरिए उसने उसे निर्विवाद और विनम्र आज्ञाकारिता में रखा। वो बहुत पहले ही जॉर्जेस को उस पर एक युवा आवारा के रूप में थोपने में सफल हो गई थी, जो, उसने कहा, उसे खुश करता था।
उसने उसे फिलिप के साथ भोजन कराया और काउंट ने बहुत ही मिलनसार व्यवहार किया। जब वे मेज से उठे तो उसने युवक को एक तरफ ले जाकर उसकी माँ के बारे में पूछा। उस समय से युवा ह्यूगन वंदेवर और मुफ्त घर के आसपास खुलेआम घूमते थे और मेहमानों और अंतरंग लोगों की तरह हाथ मिलाते थे। ये पहले की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक व्यवस्था थी। अकेले मुफ्त ने अभी भी बहुत ज्यादा बार बार आने से परहेज किया, इस तरह एक साधारण अजनबी की औपचारिक नीति का पालन किया। रात में जब नाना अपने भालू की खाल पर बैठी अपने मोजे उतार रही होती, तो वह अन्य 3 सज्जनों के बारे में सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करता और फिलिप पर विशेष जोर देता, जो अपने आप में वफादारी था। ये बिल्कुल सच है, वे अच्छे हैं, नाना कहती जब वह अपनी शिफ्ट बदलने के लिए फर्श पर रुकती। बस तुम्हें पता है, वे जानते हैं कि मैं क्या हूँ। इसके बारे में एक शब्द और मैं तुम्हारे लिए उन सभी को बाहर निकाल दूंगी। फिर भी अपने आलीशान जीवन और दरबारियों के समूह के बावजूद नाना लगभग ऊब चुकी थी। रात के हर पल के लिए उसके पास आदमी थे और उसके ड्रेसिंग टेबल की दराजों में रखे ब्रशों और कंघियों में भी पैसे भरे पड़े थे। लेकिन ये सब उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि कहीं न कहीं एक खाली जगह है, एक खाली जगह जो जम्हाई लेने को उकसाती है। उसका जीवन घिसटता हुआ चल रहा था, कोई काम नहीं था और लगातार दिन बस वही नीरस घंटे लेकर आते थे। कल का कोई मतलब नहीं रह गया था। वो एक पक्षी की तरह रहती थी, अपने भोजन के बारे में सुनिश्चित और जिस भी डाल पर वह आती उस पर बैठने और बसेरा करने के लिए तैयार। खाने पीने की इस निश्चितता ने उसे पूरे दिन बिना किसी प्रयास के आराम करने दिया। उसे पारंपरिक आलस्य और आज्ञाकारिता में सोने के लिए मजबूर कर दिया, मानो वह अपने व्यापार की कैदी हो। गाड़ी चलाने के अलावा कभी बाहर नहीं जाती, वह अपनी चलने की शक्ति खो रही थी। वो फिर से घटिया बचकानी रुचियों पर लौट आई, सुबह से शाम तक बिजों को चूमती और बेवकूफ़ी भरी मौज मस्ती में समय काटती, उस आदमी का इंतजार करती जिसके दुलार को वह एक तरह की सुस्ती के साथ बर्दाश्त करती थी। इस तरह के आत्मत्याग के बीच अब वह अपनी निजी सुंदरता के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचती थी। उसका एकमात्र ध्यान खुद की देखभाल करना, अपने अंगों को धोना और उन पर खुशबू लगाना था, जैसे कि वह किसी भी समय और किसी के भी सामने बिना अपनी खामियों के शर्मिंदा हुए कपड़े उतारने में गर्व महसूस करती हो। सुबह 10 बजे नाना उठ जाती थी। बिजों, स्कॉटिश ग्रिफॉन कुत्ता, उसके चेहरे को चाटता और उसे जगाता और फिर 5 मिनट तक चलने वाला खेल शुरू होता, जिसके दौरान कुत्ता उसके हाथों और पैरों पर दौड़ता और काउंट मफेट को बहुत परेशान करता। बिजों पहला छोटा नर था जिससे उसे कभी ईर्ष्या हुई थी। उसने सोचा, ये बिल्कुल भी उचित नहीं था कि कोई जानवर इस तरह बिस्तर के कपड़ों के नीचे अपनी नाक घुसाए। इसके बाद नाना अपने ड्रेसिंग रूम में चली जाती, जहां वह नहाती। 11 बजे के करीब फ्रेंकोइस आता और दोपहर की विस्तृत हरकतें शुरू करने से पहले उसके बाल बनाता। नाश्ते के समय, चूंकि उसे अकेले खाना खाने से नफरत थी, वह लगभग हमेशा अपने साथ मेज पर मैडम मालोयर को रखती थी। यह महिला सुबह सुबह अपने अनोखे टोपों को पहनकर अनजान इलाकों से आती थी और रात को अपने रहस्यमय अस्तित्व में लौट जाती थी, जिसके बारे में कभी किसी को चिंता नहीं होती थी। लेकिन सबसे मुश्किल था दोपहर के भोजन और शौचालय के बीच के 2 या 3 घंटे। आम मौकों पर वह अपनी पुरानी दोस्त को बेसिक का खेल खेलने का प्रस्ताव देती थी, दूसरे मौकों पर वह फिगारो पढ़ती थी, जिसमें नाटकीय गूंज और फैशनेबल खबरें उसे दिलचस्प लगती थीं। कभी कभी वह कोई किताब भी खोल लेती थी, क्योंकि उसे साहित्यिक मामलों में दिलचस्पी थी। उसका शौचालय उसे करीब 5 बजे तक रोके रखता था और उसके बाद ही वह दिन भर की नींद से उठती और अपने घर पर पुरुषों की पूरी भीड़ को बाहर निकालती या उनका स्वागत करती। वह अक्सर बाहर खाना खाती और हमेशा बहुत देर से सोती, लेकिन अगले दिन फिर से पहले जैसे ही सुस्ती के साथ उठती और एक नया दिन शुरू करती, जो पहले वाले दिन से बिल्कुल अलग नहीं होता। सबसे बड़ा विकर्षण बेटिग्नोल्स जाना और अपनी मौसी के घर पर अपने छोटे लुई से मिलना था। एक बार में पखवाड़े भर के लिए वह उसके बारे में सब कुछ भूल जाती थी और फिर मात्र प्रेम की अनुभूति होती थी और वह एक अच्छी माँ बनने की विनम्रता और कोमलता के साथ पैदल ही निकल पड़ती थी।
ऐसे अवसरों पर वह अपनी मौसी के लिए सूंघने की चीज़ और बच्चे के लिए संतरे और बिस्कुट लेकर आती थी, जिस तरह के उपहार अस्पताल में ले जाए जाते हैं। या फिर वह बोइस से लौटते समय अपनी लंदन में सजी धजी पोशाकें पहनती थी, जिसकी चमक सुनसान गली में रहने वालों को बहुत उत्साहित करती थी। अपनी भतीजी के शानदार उत्थान के बाद से मैडम लेराट घमंड से फूल गई थीं। वह शायद ही कभी एवेन्यू डी विलियर्स में खुद को पेश करती थी, क्योंकि वह ये कहने में प्रसन्न होती थी कि यह ऐसा करने की उसकी जगह नहीं है, लेकिन वह अपनी गली में जीत का आनंद लेती थी। वो बहुत खुश होती थी जब युवती 4 या 5,000 फ्रैंक की कीमत वाले कपड़े पहनकर आती थी और अगले दिन पूरे दिन अपने उपहारों को दिखाने और कीमतों का बखान करने में व्यस्त रहती थी, जिससे पड़ोसी हैरान रह जाते थे। अक्सर नाना रविवार को अपने परिवार की खातिर छुट्टी रखती थी और ऐसे मौक़ों पर अगर मुफ्त उसे आमंत्रित करती थी तो वह एक अच्छी छोटी दुकानदार की तरह मुस्कुराकर मना कर देती थी। यह असंभव था, वह जवाब देती थी। वह अपनी मौसी के यहाँ भोजन कर रही थी, वो बेबी को देखने जा रही थी। इसके अलावा वह बेचारा छोटा लड़का लुइस हमेशा बीमार रहता था। वो लगभग 3 साल का था और बहुत बड़ा लड़का बन रहा था, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे एक्जिमा था और अब उसके कानों में गांठें बन रही थीं, जो खोपड़ी की हड्डियों के सड़ने का संकेत दे रही थीं। जब वह देखती थी कि वह कितना पीला दिख रहा है, उसका खराब खून और उसकी ढीली मांस पर पीले धब्बे पड़ गए हैं, तो वह गंभीर हो जाती थी, लेकिन उसका मुख्य भाव आश्चर्य का होता था। उस छोटे से प्यार में क्या दिक्कत हो सकती है कि वह इतना कमज़ोर हो गया। वह, उसकी माँ, इतनी मजबूत और स्वस्थ थी। जिन दिनों उसका बच्चा ध्यान नहीं खींचता था, नाना फिर से अपने जीवन की शोरगुल भरी नीरसता में डूब जाती थी, जिसमें बोइस में ड्राइव, थिएटर में पहली रातें, मेसन डी और या कैफ़े इंग्लिस में डिनर और रात्र भोज, सार्वजनिक सैरगाहों की तो बात ही छोड़िए, वे सभी तमाशे जिनमें भीड़ उमड़ पड़ती थी, मैबिल, समीक्षाएं, दौड़ें। लेकिन जो कुछ भी हुआ, वह अभी भी उस बेवकूफ़, निष्क्रिय शून्य को महसूस करती थी, जिसके कारण उसे मानो आंतरिक ऐंठन का सामना करना पड़ रहा था। अपने दिल पर लगातार मोह के बावजूद वह जब भी अकेली रह जाती तो अत्यधिक थकान के भाव के साथ अपनी बाहें फैला देती। एकांत उसे तुरंत उदास कर देता था, क्योंकि यह उसे अपने भीतर के खालीपन और ऊब का सामना कराता था। स्वभाव और पेशे से बेहद खुशमिजाज, वह एकांत में उदास हो जाती थी और अपने जीवन का सारांश निम्नलिखित स्खलन में देती थी, जो उसकी जम्हाई के बीच लगातार दोहराया जाता था। ओह, ये आदमी मुझे कितना परेशान करते हैं। एक दोपहर जब वह एक संगीत कार्यक्रम से घर लौट रही थी, नाना ने रुए मोंटमार्ट्रे के फुटपाथ पर एक महिला को देखा जो ऊंची एड़ी के जूते, गंदे पेटीकोट और बारिश में पूरी तरह से खराब हो चुकी टोपी पहने हुए चली आ रही थी। उसने उसे अचानक पहचान लिया। रुको, चार्ल्स, उसने कोचवान को चिल्लाकर कहा और पुकारने लगी, सेट इन। राहगीरों ने अपना सिर घुमाया, पूरी सड़क घूर रही थी। सेटिन पास आ गई थी और गाड़ी के पहियों से टकराकर खुद को और भी गंदा कर रही थी। अंदर आओ, मेरी प्यारी लड़की, नाना ने दर्शकों को तिरस्कार करते हुए शांति से कहा। और इसके साथ ही उसने उसे उठा लिया और ले गई, हालांकि वह उसकी हल्के नीले रंग की लंडा और चेंटिली से सजी उसकी मोती ग्रे रेशमी पोशाक के साथ घृणित विपरीत थी, जबकि सड़क कोचमैन के ऊंचे, गरिमा में व्यवहार को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस दिन से नाना को अपने विचारों को व्यस्त रखने का जुनून सवार हो गया। साटन उसकी दुष्ट दुर्बलता बन गई। नहा धोकर, कपड़े पहनकर और एवेन्यू डी विलियर्स के घर में विधिवत स्थापित होकर 3 दिनों तक लड़की सेंट लाज़ारे और बहनों द्वारा उसे पहुंचाए गए कष्टों और कैसे उन गंदे पुलिस वालों ने उसे सरकारी सूची में डाल दिया के बारे में बातें करती रही। नाना क्रोधित हो गई और उसे सांत्वना दी और कसम खाई कि वह अपना नाम हटवा लेगी, भले ही उसे खुद जाकर आंतरिक मंत्री से मिलना पड़े। इस बीच कोई जल्दी नहीं थी, कोई भी नाना के घर आकर उसे नहीं ढूंढेगा, ये निश्चित था। और उसके बाद दोनों महिलाएं एक साथ कोमल दोपहरें बिताने लगी, अनगिनत प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें करती और अपने चुंबनों के साथ हंसी मजाक करती। वही छोटा सा खेल जो सादे कपड़ों में पुरुषों के आने से रुए दे लावल में बाधित हो गया था,
फिर से एक तरह के मजाकिया अंदाज में शुरू हो गया। लेकिन एक शाम को ये गंभीर हो गया और नाना, जो लॉरे से बहुत निराश थी, अब समझ गई कि इसका क्या मतलब है। वो इससे परेशान और क्रोधित थी, और भी ज्यादा इसलिए क्योंकि चौथे दिन की सुबह सेटिन गायब हो गई थी। किसी ने उसे बाहर जाते नहीं देखा था। वह वास्तव में अपनी नई पोशाक में हवा की लालसा में फिसल गई थी, अपने पुराने सड़क जीवन के लिए भावनात्मक पछतावे से भरी हुई थी। उस दिन घर में इतना भयंकर तूफान आया कि सभी नौकरों ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। नाना ने फ्रेन को इसको पीटने की कोशिश की थी क्योंकि उसने सेटिन के भागने के लिए दरवाज़ा नहीं खोला था। हालांकि उसने खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और सेटिन को गंदा सुआ बताया। ओह, इससे उसे गटर से ऐसी गंदी चीजें निकालना सीख जाएगा। दोपहर में जब मैडम ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया तो जोए ने उसे रोते हुए सुना। शाम को उसने अचानक अपनी गाड़ी मंगवाई और खुद लॉरे के पास चली गई। उसे लगा कि वह रूए डे स्मार्टर्स में टेबल डी होट पर सेटिन को पालेगी। वह उसे फिर से देखने के लिए नहीं बल्कि उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारने के लिए वहां जा रही थी। दरअसल सेटिन मैडम रॉबर्ट के साथ एक छोटी सी मेज पर खाना खा रही थी। नाना को देखकर वह हंसने लगी, लेकिन नाना, हालांकि बहुत आहत थी, उसने कोई तमाशा नहीं किया। इसके विपरीत वह बहुत प्यारी और बहुत आज्ञाकारी थी। उसने शैंपेन के पैसे देकर 5 या 6 टेबल भर शराब पी और फिर मैडम रॉबर्ट के कोठरी में जाने पर सेटिन को ले गई। जब तक वे गाड़ी में नहीं आ गए, उसने उस पर जानलेवा हमला किया और उसे धमकी दी कि अगर उसने फिर ऐसा किया तो वह उसे मार डालेगी। उस दिन के बाद से वही छोटी मोटी बातें फिर से लगातार शुरू हो गईं। 20 अलग अलग मौकों पर नाना, दुखद रूप से क्रोधित, क्योंकि केवल एक ठुकराई हुई महिला ही इस फूहड़ प्राणी की खोज में भाग सकती है, जिसकी उड़ान उसके नए घर के आराम के बीच उसे होने वाली बोरियत के कारण प्रेरित थी। नाना ने मैडम रॉबर्ट के कान पकड़ने की बात शुरू कर दी। एक दिन उसने द्वंद्वयुद्ध की भी योजना बनाई। उसने कहा कि एक महिला बहुत ज्यादा थी। इन बाद के दिनों में जब भी वह लॉरे के यहाँ भोजन करती, वह अपने हीरे जड़ित कर लेती और कभी कभी अपने साथ लुइस वायोलिन, मारिया ब्लॉन्ड और टाटा नेने को भी ले आती, जो सभी सज धज कर चमकती थीं। और जब तीनों सैलून में घिनौनी दावत चल रही होती और ऊपर पीली गैसलाइट चमक रही होती, तो ये 4 तेजस्वी महिलाएं प्रतिशोध के साथ खुद को नीचा दिखाती, क्योंकि उन्हें स्थानीय छोटी छोटी वेश्याओं को चकित करना और भोजन समाप्त होने पर उन्हें ले जाना अच्छा लगता था। ऐसे दिनों में लॉरे, हमेशा की तरह चिकनी और चुस्त दुरुस्त, विस्तारित मातृत्व के भाव के साथ सभी को चूमती। फिर भी इन सभी परिस्थितियों के बावजूद सेटिन की नीली आंखें और शुद्ध कुंवारी चेहरा पहले की तरह शांत रहा। 2 महिलाओं द्वारा फाड़ी, पिटी और तंग की गई, वह बस यही कहती कि यह एक अजीब काम था। वह खुद को 2 टुकड़ों में नहीं काट सकती थी, हालांकि वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती थी। ये नाना ही थी जिसने अंततः उसे जीत के साथ ले जाया। उसने इतनी लगन से सेटिन को दयालुता और उपहारों से भर दिया था। हालांकि बदला लेने के लिए मैडम रॉबर्ट ने अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रेमियों को घृणित, गुमनाम पत्र लिखे। पिछले कुछ समय से काउंट मफेट संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे, और एक सुबह काफी भावुकता के साथ उन्होंने नाना के सामने एक गुमनाम पत्र रखा, जिसके पहले वाक्यों में ही उन्होंने लिखा था कि उन पर वेंडेवरस और युवा ह्यूगन्स के साथ काउंट को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। ये झूठ है, ये झूठ है, उसने असाधारण स्पष्टता के साथ ऊंची आवाज में कहा। तुम कसम खाते हो? मुफ्त ने पूछा, जो पहले से ही सांत्वना पाने को तैयार था। आप जो चाहें उसकी कसम खाऊंगा, हाँ, अपने बच्चे के सिर की कसम। लेकिन पत्र काफी लंबा था। जल्द ही सेटिन के साथ उसके संबंध का विस्तृत और सबसे नीच शब्दों में वर्णन किया गया। जब उसने पढ़ना समाप्त किया तो वह मुस्कुराई। अब मुझे पता है कि यह किसकी ओर से आता है, उसने सरलता से कहा। और चूंकि मुफेट चाहती थी कि वह इसमें निहित आरोपों से इनकार करे, इसलिए उन्होंने काफी शांति से अपनी बात दोहराई। यह ऐसा मामला है जिससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं है, प्यारे बूढ़े पालतू। इससे तुम्हें क्या नुकसान हो सकता है? उसने कुछ भी इनकार नहीं किया। उसने कुछ भयभीत भावों का प्रयोग किया। इसके बाद उसने अपने कंधे उचका दिए।
वो इतने समय से कहाँ था? क्यों ये हर जगह किया जाता था? और उसने अपने दोस्तों का जिक्र किया और कसम खाई कि फैशनेबल महिलाएं ऐसा करती हैं। वास्तव में उसे बोलते हुए सुनने पर इससे अधिक सामान्य या अधिक स्वाभाविक कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है, और इसलिए एक क्षण पहले उसने देखा था कि वो वेंड्यूवर्स और युवा ह्यूगन्स के मामले में कितनी क्रोधित हो गई थी। ओह, अगर यह सच होता तो उसे उसका गला घोंटने में कोई बुराई नहीं होती। लेकिन महत्वहीन मामले के बारे में उससे झूठ बोलने से क्या फायदा? और इसके साथ ही उसने अपनी पिछली अभिव्यक्ति दोहराई, अब आओ, इससे तुम्हें क्या नुकसान हो सकता है? फिर जब दृश्य अभी भी जारी था तो उसने एक कठोर भाषण के साथ इसे समाप्त कर दिया। इसके अलावा, प्यारे लड़के, अगर यह चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आती तो ये बहुत आसान है, घर का दरवाज़ा खुला है। अब तुम्हें मुझे वैसे ही ले जाना चाहिए जैसे तुम मुझे पाते हो। उसने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि युवती की वफादारी की शपथ ने उसे अंदर से खुश कर दिया था। हालांकि अब वो उस पर अपनी शक्ति जानती थी और उसकी भावनाओं पर विचार करना बंद कर दिया था। और उस समय से सेटिन को घर में सज्जनों के समान ही खुले तौर पर स्थापित किया गया था। वंदेवरस को यह समझने के लिए गुमनाम पत्रों की आवश्यकता नहीं थी कि मामला कैसे चल रहा था, और तदनुसार उसने मजाक किया और सेटिन के साथ ईर्ष्यापूर्ण झगड़े करने की कोशिश की। फिलिप और जॉर्जेस ने अपने हिस्से पर उसके साथ एक हंसमुख अच्छे साथी की तरह व्यवहार किया, उसके साथ हाथ मिलाया और कल्पना की जा सकने वाली सबसे जोखिम भरी चुटकुले सुनाए। नाना के साथ एक शाम एक रोमांचक घटना घटी जब इस बदचलन लड़की ने उसे धोखा दिया और वह उसे पकड़ पाने के बिना ही रुएदेस मार्टियर्स में भोजन करने चली गई। जब वह अकेले भोजन कर रही थी तब डगनेट वहां आ गया। हालांकि वह सुधर चुका था, फिर भी वह कभी कभी अपनी पुरानी दुष्ट प्रवृत्तियों के प्रभाव में आ जाता था। उसे उम्मीद थी कि शहर की सबसे नीची दुष्टता के लिए समर्पित इन काली गलियों में कोई उससे नहीं मिलेगा। इसलिए नाना की उपस्थिति भी उसे शुरू में शर्मिंदा करने वाली लगी। लेकिन वह भागने वाला आदमी नहीं था और मुस्कुराते हुए आगे आया। उसने पूछा कि क्या मैडम इतनी कृपा करेगी कि उसे अपनी मेज पर भोजन करने की अनुमति देंगी। उसके मजाकिया लहजे को देखकर नाना ने अपने शानदार ठंडे व्यवहार को अपनाया और ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जहां आप चाहें बैठ जाइए सर, हम सार्वजनिक स्थान पर हैं। इस तरह शुरू हुई बातचीत मज़ेदार साबित हुई, लेकिन मिठाई खाते समय नाना उब गई और जीत की चाह में जल उठी। उन्होंने अपनी कोहनी मेज पर टिका दी और पुराने परिचित अंदाज में बात शुरू की। अच्छा, तुम्हारी शादी के बारे में क्या ख्याल है मेरे दोस्त? क्या सब ठीक चल रहा है? ज्यादा नहीं, डग्यूनेट ने कहा। दरअसल जब वह मुफेट्स के पास अपने अनुरोध पर जाने वाला था तो उसे काउंट से इतना ठंडा स्वागत मिला कि उसने समझदारी से काम लेना बंद कर दिया। उसे लगा कि यह काम विफल हो गया है। नाना ने अपनी स्पष्ट आंखें उस पर टिका दी। वो बैठी हुई थी, अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिकाए हुए थी और उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक वक्रता थी। ओह हाँ, मैं एक बोझ हूँ, उसने धीरे से फिर से कहा। ओह हाँ, भावी ससुर को मेरे पंजों के बीच से घसीटना पड़ेगा। हे भगवान, हे भगवान, एक समझदार आदमी के लिए तुम बहुत बेवकूफ़ हो। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम अपनी कहानियाँ एक ऐसे आदमी को सुनाओगी जो मुझसे प्यार करता है और मुझे सब कुछ बताता है? अब बस सुनो, अगर मैं चाहूँ तो तुम शादी कर लो, मेरे छोटे आदमी। 1-2 मिनट के लिए उसे इस बात की सच्चाई का एहसास हुआ और अब वह समर्पण का तरीका तलाशने लगा। फिर भी वह अभी भी मजाक में बात कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि मामला गंभीर हो जाए, और अपने दस्ताने पहनने के बाद उसने सख्त नियमन के तरीके से मल्ले एस्टेले डे ब्यूविले का हाथ मांगा। नाना ने हंसते हुए बात खत्म की, मानो उसे गुदगुदी हुई हो। ओह, वो मिमी, उसके प्रति द्वेष रखना असंभव था। अपने वर्ग की महिलाओं के साथ डगनेट की बड़ी सफलताएं उसकी आवाज़ की मिठास के कारण थीं। ऐसी संगीतमय शुद्धता और कोमलता की आवाज़ जिसने उसे वेश्याओं के बीच मखमली मुंह की उपाधि दिला दी थी। जब वह अपनी मधुर दुलार से किसी महिला को बहलाता तो हर महिला उसके सामने झुक जाती। वो इस शक्ति को जानता था और नाना को अंतहीन शब्दों से सुला देता था।
उसे हर तरह की मूर्खतापूर्ण कहानियां सुनाता था। जब वे टेबल डी होटे से उठे तो वह गुलाबी लाल शर्मा रही थी। वह कांप उठी जब वह उसके हाथ पर लटकी। उसने उसे फिर से जीत लिया था। चूंकि यह बहुत बढ़िया था, उसने अपनी गाड़ी को रवाना किया और उसके साथ उसके घर तक चली गई, जहां वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ ऊपर चली गई। 2 घंटे बाद, जब वह फिर से कपड़े पहन रही थी, उसने कहा, तो तुम अपनी इस शादी को कायम रखोगी, मिमी? हे भगवान, वह बुदबुदाया, ये सबसे अच्छी बात है जो मैं कर सकता था। तुम्हें पता है कि मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूँ। उसने उसे अपने जूते के बटन लगाने के लिए बुलाया और कुछ देर रुकने के बाद, हे भगवान, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हें धकेल दूंगा। वह एक लठ की तरह सूखी है, वह छोटी सी चीज है, लेकिन चूंकि यह तुम्हारे खेल के अनुकूल है, ओह, मैं सहमत हूँ, मैं तुम्हारे लिए इस चीज को चला दूंगा। फिर, अपनी छाती अभी भी खुली रखते हुए, वह हंसने लगी। बस, आप मुझे क्या देंगे? उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था और कृतज्ञता के भाव से उसके कंधों पर चुंबन कर रहा था, जबकि वह उत्तेजना से कांप रही थी और खुशी से संघर्ष कर रही थी तथा मुक्त होने के प्रयास में अपने आप को पीछे की ओर फेंक रही थी। ओह, मुझे पता है, वह प्रतियोगिता से उत्साहित होकर चिल्लाई। सुनो, मैं कमीशन के तौर पर क्या चाहती हूँ? अपनी शादी के दिन तुम मुझे अपनी बेगुनाही का तोहफा दोगे। अपनी पत्नी के सामने, क्या तुम समझ रहे हो? यही है, यही है। उसने नाना से भी ज्यादा जोर से हंसते हुए कहा। इस सौदे ने उन्हें बहुत खुश कर दिया। उन्होंने पूरे सौदे को सचमुच बहुत अच्छा समझा। अब जैसा कि हुआ, अगले दिन नाना के यहाँ रात्रिभोज था। वैसे तो ये परंपरागत गुरुवार का रात्रिभोज था और मुफ्त वनडे रेस, युवा ह्यूगन और सेटन मौजूद थे। काउंट जल्दी आ गया। उसे 80,000 फ्रैंक की जरूरत थी, जिससे वह युवती को 2 या 3 ऋणों से मुक्त कर सके और उसे नीलम का एक सेट दे सके, जिसे पाने के लिए वह बेताब थी। चूंकि उसने पहले ही अपनी पूंजी को बहुत कम कर दिया था, इसलिए वह एक ऋणदाता की तलाश में था, क्योंकि वह दूसरी संपत्ति बेचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। नाना की सलाह पर उसने खुद को लेबोर्डेट के पास भेजा था, लेकिन लेबोर्डेट ने इसे बहुत भारी काम समझते हुए हेयरसा फ्रांसिस को इस बारे में बताया, जो अपनी महिला ग्राहकों को उपकृत करने के लिए स्वेच्छा से ऐसे मामलों में व्यस्त हो गया। काउंट ने खुद को इन सज्जनों के हाथों में सौंप दिया, लेकिन इस मामले में पेश न होने की औपचारिक इच्छा व्यक्त की, और उन दोनों ने 1 लाख फ्रैंक का बिल अपने पास रखने का वचन दिया, जिस पर उसे हस्ताक्षर करना था। साथ ही 20,000 फ्रैंक ब्याज के मामले में खुद को माफ किया और उन बदमाश सूदखोरों की जोरदार निंदा की, जिनके पास, उन्होंने कहा, सहारा लेना जरूरी था। जब मुफ्त ने खुद घोषणा की, तो फ्रांसिस नाना के केशविन्यास को अंतिम रूप दे रहा था। लेबोर्डेट भी ड्रेसिंग रूम में परिचित ढंग से बैठा था, जैसा कि एक महत्वहीन दोस्त के लिए होता है। काउंट को देखकर, उसने सावधानी से पाउडर और पोमेड के बीच बैंक नोटों का एक मोटा बंडल रखा और बिल को संगमरमर के ऊपर ड्रेसिंग टेबल पर हस्ताक्षर किया गया। नाना लेबोर्डेट को रात के खाने पर रखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वे एक अमीर विदेशी को पेरिस घुमाने ले जा रहे थे। लेकिन मुफ्त ने उसे एक तरफ ले जाकर जौहरी बेकर के पास जाने और वहां से नीलमों का सेट लाने के लिए कहा, जिसे वह उसी शाम युवती को सरप्राइज के तौर पर देना चाहता था। लेबोर्डेट ने खुशी खुशी यह काम कर दिया और आधे घंटे बाद जूलियन ने रहस्यमय तरीके से गहनों का डिब्बा काउंट को सौंप दिया। रात के खाने के समय नाना घबराई हुई थी। 80,000 फ्रैंक देखकर वह उत्तेजित हो गई थी। ये सोचना कि सारा पैसा व्यापारियों को जाएगा, यह एक घिनौना विचार था। सूप परोसने के बाद वह भावुक हो गई और शानदार डाइनिंग रूम में प्लेट और गिलास से जगमगाते हुए वह गरीबी के आनंद के बारे में बात करने लगी। पुरुष शाम की पोशाक में थे। नाना ने सफेद कढ़ाई वाले साटन का गाउन पहना हुआ था, जबकि साटन ने काले रेशम में एक साधारण सोने के दिल के साथ अधिक विनम्र रूप धारण किया, जो उसके दयालु मित्र की ओर से एक उपहार था। जूलियन और फ्रेंको इस मेहमानों के पीछे इंतजार कर रहे थे और जोए ने इसमें उनकी मदद की। तीनों बहुत ही गरिमा में लग रहे थे। ये निश्चित है कि जब मेरे पास एक पैसा भी नहीं था,
तब मुझे बहुत मजा आया था, नाना ने दोहराया। उसने अपने दाहिने हाथ पर मफेट और बाएं हाथ पर वेंडेवरस रखा था, लेकिन वह शायद ही उनकी ओर देख रही थी। वह सेटिन के साथ इतनी व्यस्त थी, जो मेज के विपरीत दिशा में फिलिप और जॉर्जेस के बीच में बैठी थी। अरे डकी, वो हर मोड़ पर कहती रही। जब हम मदर जोसे के स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हम उन दिनों में कितना हंसते थे। जब रोस्ट परोसा जा रहा था तो दोनों महिलाएं यादों की दुनिया में खो गईं। बचपन की मिट्टी की गहराई को छूने की अचानक इच्छा होने पर वे इस तरह की बकबक करती रहती थीं। ये दौरे हमेशा तब पड़ते थे जब पुरुष मौजूद होते थे। ऐसा लगता था जैसे कि वे उन्हें उस कूड़े के ढेर में ले जाने की तीव्र इच्छा के आगे झुक गए हों जिस पर वे बड़े हुए थे और अब वे महिलाओं की संपत्ति बन गए हैं। सज्जनों का चेहरा पीला पड़ गया और वे शर्मिंदा लग रहे थे। युवा ह्यूगिंस ने हंसने की पूरी कोशिश की, जबकि वेंडुवर्स ने घबराहट में अपनी दाढ़ी से खेला और मुफेट ने अपनी गंभीरता को दोगुना कर दिया। तुम्हें विक्टर याद है? नाना ने कहा। तुम्हारे लिए एक दुष्ट छोटा लड़का था। क्यों? वो छोटी लड़कियों को तहखानों में ले जाता था। मुझे वह अच्छी तरह याद है, सेटिन ने जवाब दिया। मुझे आपके घर का बड़ा आंगन अच्छी तरह याद है। वहाँ झाड़ू लिए एक द्वारपाल बैठा था। मदर बोचे, वह मर चुकी है और मैं अभी भी तुम्हारी दुकान की तस्वीर देख सकता हूँ। तुम्हारी माँ बहुत मोटी थी। एक शाम जब हम खेल रहे थे तो तुम्हारे पिता नशे में धुत होकर आए। ओह, बहुत नशे में। इस बिंदु पर वेंडेवरेस ने महिलाओं की यादों को रोकने और ध्यान भटकाने की कोशिश की। मैं कहता हूँ, मेरे प्यारे, मुझे कुछ और ट्रफल्स मिलने पर बहुत खुशी होगी। वे बिल्कुल सही हैं। कल मैंने ड्यूक डे कॉब्रूज के घर पर कुछ ट्रफल्स खाए थे, जो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। ट्रफल्स, जूलियन, नाना ने कठोरता से कहा। अब विषय पर लौटते हैं। भगवान की कसम, हाँ, पिताजी को कोई समझ नहीं थी। और फिर क्या धमाका हुआ? तुम्हें ये देखना चाहिए था। हम नीचे 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 गिर गए, हर समय भूखे मरते रहे। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मुझे हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से सहना पड़ा है और यह एक चमत्कार है कि मैं इसके कारण मर नहीं गया, जैसे डैडी और मम्मा। इस बार मफेट, जो असीम हताशा की स्थिति में अपने चाकू से खेल रहा था, ने इतनी हिम्मत दिखाई कि हस्तक्षेप करना पड़ा। आप जो बता रहे हैं वो बहुत खुशी की बात नहीं है। अरे क्या खुशनुमा नहीं? उसने एक मुरझाई हुई नज़र से चिल्लाते हुए कहा। मुझे तुम पर यकीन है, ये खुशनुमा नहीं है। किसी को तो हमारे लिए जीविका कमाना ही था, प्यारे लड़के। अरे हाँ, तुम जानते हो, मैं सही किस्म की हूँ, मैं बातों को छिपाती नहीं हूँ। माँ धोबी थी, पिताजी शराब पीते थे और इसी से उनकी मौत हो गई। लो, अगर ये तुम्हें शोभा नहीं देता, अगर तुम्हें मेरे परिवार पर शर्म आती है। वे सब विरोध करने लगे। अब वो क्या चाहती थी? उनके मन में उसके परिवार के लिए हर तरह का सम्मान था। लेकिन वह आगे कहती रही, अगर तुम्हें मेरे परिवार पर शर्म आती है तो तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ जो अपने पिता और माँ को नकारती हैं। तुम्हें मुझे और उन्हें एक साथ ले जाना चाहिए, समझे? उन्होंने उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिया। उन्होंने पिता, माँ, अतीत को स्वीकार किया, वास्तव में जो भी उसने चुना। अपनी आंखें मेज़पोश पर टिकाए हुए, चारों अब सिकुड़े हुए और महत्वहीन होकर बैठे थे, जबकि नाना, सर्वशक्तिमान के भाव में, रूएडेला गॉटेडी और में बहुत पहले से पहने हुए पुराने कीचड़ भरे जूतों में उन पर रौंद रही थी। उसने अभी तक डंडे नहीं छोड़ने का निश्चय किया था। अपनी किस्मत चमकाना, अपने महल बनाना, ये सब बहुत बढ़िया था। वो कभी भी उस समय को याद करना नहीं छोड़ेगी जब उसने सेब चबाए थे। ओह, वो बेवकूफ़ी भरी चीज़ पैसा क्या है? ये व्यापारियों के लिए बनाया गया था। अंत में उसका गुस्सा एक सरल, खुले दिल वाले अस्तित्व की भावुक इच्छा में समाप्त हुआ, जिसे सार्वभौमिक परोपकार के माहौल में गुजारा जाना था। जब वह इस स्थान पर पहुंची तो उसने देखा कि जूलियन निष्क्रिय होकर प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा, क्या बात है? तो शैंपेन दे दो, उसने कहा। तुम मुझे हंस की तरह घूरते हुए क्यों खड़े हो? इस दृश्य के दौरान नौकरों ने कभी भी मुस्कुराया नहीं था।
जाहिर है उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, और जितना अधिक उनकी मालकिन ने खुद को नीचे किया, वे उतने ही राजसी होते गए। जूलियन ने शैंपेन को बाहर निकालने का काम शुरू किया और बिना किसी दुर्घटना के ऐसा किया, लेकिन फ्रेंकोविस, जो फल बांट रहा था, इतना बदकिस्मत था कि उसने फलों के बर्तन को बहुत नीचे झुका दिया और सेब, नाशपाती और अंगूर मेज पर लुढ़क गए। तुम बहुत अनाड़ी हो, नाना चिल्लाए। नौकर को ये समझाने में गलती हो गई कि फलों को ठीक से नहीं रखा गया है। जोई ने कुछ संतरे निकालकर उसे अव्यवस्थित कर दिया था। नाना ने कहा, तो फिर यह जोई ही है जो हंस है। मैडम, महिला की नौकरानी ने आहत स्वर में बड़बड़ाया। मैडम तुरंत खड़ी हो गईं और तीखी आवाज तथा शाही अधिकारपूर्ण हाव भाव के साथ बोली, हमारे लिए यह बहुत हो गया है न? तुम सब कमरे से बाहर निकल जाओ, अब हम तुम्हें नहीं चाहते। इस संक्षिप्त प्रक्रिया ने उसे शांत कर दिया और वह तुरंत ही पूरी तरह से मधुर और मिलनसार हो गई। मिठाई आकर्षक साबित हुई और सज्जनों ने खुद को तैयार करते हुए काफी आनंद लिया। लेकिन सेटिन ने एक नाशपाती छीली और अपनी प्रियतमा के पीछे आकर उसे खाया। इस दौरान उसके कंधे पर झुकी रही और उसके कान में कई छोटी छोटी बातें फुसफुसाती रही, जिस पर वे दोनों बहुत जोर से हंसे। धीरे धीरे वह अपनी आखिरी नाशपाती नाना के साथ बांटना चाहती थी और उसे अपने दांतों के बीच में रखकर पेश किया, जिस पर होठों का एक बड़ा सा टुकड़ा चबाया गया और चुंबन के बीच नाशपाती खत्म हो गई। इस पर सज्जनों की ओर से हास्यपूर्ण विरोध की आवाज आई। फिलिप ने उन्हें शांत रहने के लिए चिल्लाया और वेंड्यूरेस ने पूछा कि क्या किसी को कमरे से बाहर जाना चाहिए। इस बीच जॉर्जेस आया और उसने सेटिन की कमर के चारों ओर अपना हाथ रखा और उसे वापस उसकी सीट पर ले आया। तुम कितनी मूर्ख हो, नाना ने कहा। तुम उसे शर्मिंदा कर रही हो, बेचारी प्यारी बत्तख। कोई बात नहीं, प्यारी लड़की, उन्हें चिढ़ाने दो। ये हमारा अपना छोटा सा निजी मामला है। और मफेट की ओर मुड़े, जो गंभीर भाव से उन्हें देख रहा था। क्या ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त? हाँ, जरूर, उन्होंने स्वीकृति की धीमी मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा। अब उसने कोई विरोध नहीं किया। और इस तरह बड़े बड़े नामों और पुरानी, ईमानदार परंपराओं वाले सज्जनों की उस मंडली के बीच दोनों महिलाएं आमने सामने बैठीं, एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखती, जीतती, राज करती, सेक्स के नियमों की शांतिपूर्ण अवहेलना करती, समुदाय के पुरुष हिस्से के लिए खुली अवमानना करती। सज्जनों ने तालियां बजाईं। कंपनी कॉफी पीने के लिए ऊपर छोटे से ड्राइंग रूम में चली गई, जहां 2 लैंप गुलाबी पर्दों और छोटी छोटी चीजों के लाख और पुराने सोने पर एक हल्की चमक बिखेर रहे थे। शाम के उस समय प्रकाश चुपचाप तिजोरियों, कांसे और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर खेल रहा था, चांदी या हाथीदांत के जड़ाव काम को रोशन कर रहा था, नक्काशीदार छड़ी की पॉलिश की गई आकृति को सामने ला रहा था और चमकदार रेशमी प्रतिबिंबों वाले पैनल पर चमक रहा था। दोपहर से जल रही आग चमकते अंगारों में बुझ रही थी। ये बहुत गर्म था, पर्दे और पर्दों के पीछे की हवा गर्मी से सुस्त थी। कमरा नाना के अंतरंग अस्तित्व से भरा था। एक जोड़ी दस्ताने, एक गिरा हुआ रुमाल, एक खुली किताब बिखरे पड़े थे और उनकी मालकिन लापरवाह पोशाक में मौजूद लग रही थी, बैंगनी रंग की उस प्रसिद्ध गंध और उस तरह की गंदगी के साथ जो उसके अच्छे स्वभाव वाली वेश्या के चरित्र के लिए उपयुक्त थी और उस सभी समृद्ध परिवेश के बीच इतना आकर्षक प्रभाव डाल रही थी। वही कुर्सियां, जो बिस्तर जितनी चौड़ी थीं, और सोफे, जो कोठरियों जितने गहरे थे, समय की उड़ान से बेखबर होकर और अंधेरे कोनों में होने वाली कोमल फुसफुसाहटों से बेखबर होकर सोने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। सेटिन जाकर चिमनी के पास सोफे की गहराई में लेट गई। उसने सिगरेट जलाई थी, लेकिन वेंडेवरेस ने भयंकर ईर्ष्या का नाटक करके खुद को खुश करना शुरू कर दिया। बल्कि उसने धमकी भी दी कि अगर वह अब भी नाना को उसके कर्तव्य से दूर रखने पर अड़ी रही तो वह उसे अपना दूसरा साथी भेज देगा। फिलिप और जॉर्जेस उसके साथ शामिल हो गए और उसे चिढ़ाने लगे और उसे इतनी बेरहमी से परेशान करने लगे कि आखिरकार वह चिल्ला उठी, प्रिय, प्रिय, उन्हें चुप कराओ, वे अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। तो अब उसे जाने दो, नाना ने गंभीरता से कहा। मैं उसे परेशान नहीं होने दूंगी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो। और तुम, मेरे प्यारे, तुम हमेशा उनके साथ क्यों घुल मिल जाते हो?
जबकि उनमें इतनी कम समझ है। सैटिन पूरे शरीर पर शर्म से लाल होकर और अपनी जीभ बाहर निकालकर ड्रेसिंग रूम में चली गई, जिसके खुले दरवाजे से आपको खुरदरे कांच के गोले में गैस की लौ की दूधिया रोशनी में चमकते हुए पीले रंग के पत्थरों की झलक दिखाई दी। उसके बाद नाना ने चारों पुरुषों से यथासंभव आकर्षक ढंग से बात की। दिन में उसने एक उपन्यास पढ़ा था जो उस समय काफी शोर मचा रहा था। यह एक वेश्या की कहानी थी और नाना बहुत क्रोधित थी। उसने पूरी बात को झूठा घोषित कर दिया और उस तरह के राक्षसी साहित्य के प्रति नाराजगी व्यक्त की जो प्रकृति से चित्रित होने का दिखावा करता है, जैसे कि कोई सब कुछ वर्णित कर सकता है। उसने कहा, जैसे कि एक उपन्यास इसलिए नहीं लिखा जाना चाहिए ताकि पाठक 1 घंटे का समय सुखद तरीके से बिता सके। किताबों और नाटकों के मामले में नाना के बहुत ही निश्चित विचार थे। वह कोमल और महान प्रस्तुतियां चाहती थी, ऐसी चीजें जो उसे सपने देखने के लिए प्रेरित करें और उसकी आत्मा को ऊपर उठाएं। फिर बातचीत के दौरान पेरिस में चल रही उथल-पुथल, अखबारों में छपे भड़काऊ लेख, सार्वजनिक बैठकों में रात भर हथियार उठाने के आह्वान के बाद शुरू होने वाले जन विद्रोह का जिक्र करते हुए वह रिपब्लिकनों पर भड़क उठी। आखिर वे गंदे लोग जो कभी नहाते ही नहीं, उन्हें क्या चाहिए? क्या लोग खुश नहीं थे? क्या सम्राट ने लोगों के लिए सब कुछ नहीं किया? बहुत सारे अच्छे गंदे लोग। वो उन्हें जानती थी, वो उनके बारे में बात कर सकती थी और उस सम्मान को बिल्कुल भूल गई जो उसने अभी अभी डिनर पर जोर दिया था कि उसे रूए डे ला गोटेडी और में अपने विनम्र समूह को दिया जाना चाहिए। उसने अपने ही वर्ग को उस भय और घृणा के साथ डराना शुरू कर दिया जो एक महिला के लिए विशिष्ट है जो सफलतापूर्वक इससे ऊपर उठ गई है। उसी दोपहर उसने फिगारो में एक सार्वजनिक बैठक की कार्यवाही का विवरण पढ़ा था जो हास्य के करीब थी। इस्तेमाल किए गए अपशब्दों और एक शराबी व्यक्ति के सुअर जैसे व्यवहार के कारण, जिसने खुद को पीटा था, वह अभी भी उन कार्यवाही पर हंस रही थी। ओह, वे शराबी, उसने घृणा से कहा। नहीं, यहाँ देखो, उनका गणतंत्र सभी के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य होगा। हे भगवान, हमें यथासंभव लंबे समय तक सम्राट बनाए रखे। भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, मेरे प्यारे, मुफ्त ने गंभीरता से उत्तर दिया। निश्चित रूप से, सम्राट दृढ़ है। उसे यह पसंद था कि वह ऐसे बेहतरीन विचार व्यक्त करे। दोनों, वास्तव में, राजनीतिक मामलों में एक दूसरे को समझते थे। इसी तरह, वेंडिवरस और फिलिप ह्यूगन ने बदमाशों के खिलाफ अंतहीन चुटकुले सुनाए, जो झगड़ालू लोग थे जो संगीन पर नजर पड़ते ही भाग जाते थे। लेकिन जॉर्जेस उस शाम पीला और उदास रहा। उस बच्चे को क्या हो गया है? नाना ने उसकी परेशान सूरत देखकर पूछा। मेरे साथ कुछ नहीं, मैं सुन रहा हूँ, वह बुदबुदाया। लेकिन वह वास्तव में पीड़ित था। मेज से उठते ही उसने फिलिप को युवती के साथ मजाक करते सुना था और अब वो खुद नहीं बल्कि फिलिप था जो उसके पास बैठा था। उसका दिल, वो नहीं जानता था कि क्यों, फटने के कगार पर था। वो उन्हें इतने करीब से एक साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसे घिनौने विचारों ने उसे इतना परेशान कर दिया कि शर्म उसकी पीड़ा में घुल गई। वो जो सैटिन पर हंसता था, जिसने स्टीना और मुफेट और बाकी सभी को स्वीकार कर लिया था, इस विचार से क्रोधित और हत्यारा महसूस कर रहा था कि फिलिप किसी दिन उस महिला को छू सकता है। ये लो, बिजों को ले लो, उसने उसे सांत्वना देने के लिए कहा और उसने उसे वह छोटा कुत्ता दे दिया जो उसके कपड़े पर सो गया था। और इसके साथ ही जॉर्जेस फिर से खुश हो गया, क्योंकि वह जानवर अभी भी उसकी गोद से गर्म होकर उसकी बाहों में था। उसने मानो उसका एक हिस्सा पकड़ रखा था। पिछली रात इंपीरियल क्लब में वेंडिवरस को हुए भारी नुकसान का संकेत दिया गया था। मुफेट, जो खेल नहीं रहा था, ने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन वेंडिवरस ने मुस्कुराते हुए अपने आसन विनाश का संकेत दिया, जिसके बारे में पेरिस पहले से ही बात कर रहा था। उसने कहा कि आप किस तरह की मौत चुनते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ी बात यह है कि सुंदर तरीके से मरना। कुछ समय पहले नाना ने देखा था कि वो घबराया हुआ था और उसका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ था और उसकी साफ आंखों की गहराई में एक अजीब सी चमक थी। लेकिन उसने अपना घमंडी कुलीन तरीका और अपनी गरीब जाति की नाजुक शान बरकरार रखी थी, और अभी तक ये अजीबोगरीब अभिव्यक्तियां, यूं कहें,
खेल और व्यभिचार से पहले से ही थके हुए दिमाग पर हावी होने वाले चक्कर के क्षणिक दौरे ही थे। एक रात जब वो उसके पास लेटा था तो उसने उसे एक भयानक कहानी सुनाकर डरा दिया था। उसने उसे बताया था कि वह अपने अस्तबल में खुद को बंद कर लेने और खुद को तथा अपने घोड़ों को ऐसे समय में आग लगाने के बारे में सोच रहा था जब उसे अपनी सारी संपत्ति खा लेनी चाहिए थी। उस समय उसकी एकमात्र उम्मीद एक घोड़ा था जिसका नाम लुसिग्नन था, जिसे वह प्रिक्स डे पेरिस के लिए प्रशिक्षित कर रहा था। वो इस घोड़े पर जी रहा था जो उसकी हिलती हुई साख का एकमात्र सहारा था, और जब भी नाना सख्त होती तो वह उसे जून तक टाल देता और लुसिग्नन के जीतने की संभावना पर विचार करता। बहुत संभव है कि वह हार जाए, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, क्योंकि वह दौड़ में उन सभी को हरा देगा। जवाब में उसने एक पतली, रहस्यमयी मुस्कान देकर संतोष कर लिया। फिर लापरवाही से, वैसे मैंने तुम्हारा नाम अपने बाहरी व्यक्ति बछेड़ी को देने की आज़ादी ले ली है। नाना यह अच्छा लगता है। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? परेशान क्यों? उसने आंतरिक आनंद की स्थिति में कहा। बातचीत जारी रही और जल्द ही होने वाली एक फांसी का भी जिक्र हुआ। युवती ने कहा कि वह वहां जाने के लिए बेताब थी। तभी सेटन ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर आया और उसे विनती भरे लहजे में पुकारा। वह तुरंत उठ गई और सज्जनों को आलस्य से इधर उधर लेटा छोड़ दिया, जबकि वे अपने सिगार खत्म कर रहे थे और इस गंभीर सवाल पर चर्चा कर रहे थे कि एक हत्यारा जो लगातार शराब पीने की लत में डूबा हुआ है, अपने कृत्य के लिए किस हद तक जिम्मेदार है। ड्रेसिंग रूम में ज़ोए एक कुर्सी पर असहाय बैठी थी, दिल खोलकर रो रही थी, जबकि सेटिन उसे सांत्वना देने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था। नाना ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है? ओह डार्लिंग, उससे बात करो, सेटिन ने कहा। मैं पिछले 20 मिनट से उसे तर्क सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वह रो रही है क्योंकि तुमने उसे हंस कहा था। हाँ मैडम, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन, ज़ोए ने हकलाते हुए कहा और उसका गला फिर से रोने लगा। ये दुखद दृश्य देखकर युवती का हृदय तुरंत पिघल गया। वह विनम्रता से बोली, और जब दूसरी महिला फिर भी शांत होने से इनकार कर रही थी तो वह उसके सामने बैठ गई और सच्चे आत्मीयता के साथ उसे कमर से पकड़ लिया। लेकिन मूर्ख, मैंने हंस वैसे ही कहा जैसे मैं कुछ और भी कह सकता था। मैं कैसे समझाऊं? मैं गुस्से में था, यह मेरी गलती थी, अब शांत हो जाओ। मैं मैडम से इतना प्यार करता हूँ, ज़ोए हकलाते हुए बोली। आखिरकार मैंने मैडम के लिए क्या क्या नहीं किया है। इस पर नाना ने महिला की नौकरानी को चूमा और उसे ये दिखाने की इच्छा से कि वह नाराज नहीं है, उसे एक पोशाक दी जो उसने 3 बार पहनी थी। उनके झगड़े हमेशा उपहार देने में समाप्त होते थे। ज़ोए ने अपनी आंखों में रुमाल डाला। उसने पोशाक को अपनी बांह पर रख लिया और जाने से पहले कहा कि वे रसोई में बहुत दुखी थे और जूलियन और फ्रेन को इस खाने में असमर्थ थे, इसलिए मैडम के गुस्से ने उनकी भूख पूरी तरह से खत्म कर दी थी। इस पर मैडम ने उन्हें सुलह की प्रतिज्ञा के रूप में एक लुई भेजा। अगर उसके आसपास के लोग दुखी थे तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। नाना ड्राइंग रूम में लौट रही थी, इस विचार से खुश कि उन्होंने एक असहमति को सुलझा लिया है जो उन्हें कल के लिए चुपचाप आशंकित कर रही थी, जब सेटिन आया और उसके कान में जोर से फुसफुसाया। वह शिकायतों से भरी हुई थी, धमकी दे रही थी कि अगर वे लोग अभी भी उसे छेड़ते रहे और इस बात पर जोर देते रहे कि उसका प्रिय उस रात उन सभी को घर से बाहर निकाल दे, तो वह चली जाएगी। यह उनके लिए एक सबक होगा, और फिर उन दोनों के लिए अकेले रहना कितना अच्छा होगा। नाना ने चिंता के साथ कहा कि यह असंभव है। इस पर दूसरा उस पर एक हिंसक बच्चे की तरह चिल्लाया और उसे मना करने की बहुत कोशिश की। मैं भी यही चाहता हूँ, देखते हो, उन्हें भेज दो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। और वह वापस बैठकर खाने में चली गई, खिड़की के पास पृष्ठभूमि में रखे एक दीवान के कोने में लेट गई और चुपचाप मृत्यु के समान प्रतीक्षा करती हुई लेटी रही। उसकी बड़ी बड़ी आंखें नाना पर टिकी थीं। सज्जन नए अपराधशास्त्रीय सिद्धांतों के विरुद्ध निर्णय ले रहे थे। कुछ रोगात्मक मामलों में गैर जिम्मेदारी के उस सुंदर आविष्कार को स्वीकार करते हुए अपराधियों का अस्तित्व समाप्त हो गया और केवल बीमार लोग ही बचे। युवती कभी कभी सिर हिलाकर स्वीकृति व्यक्त करते हुए
इस बात पर विचार करने में व्यस्त थी कि काउंट को कैसे सबसे अच्छा तरीके से हटाया जाए। अन्य लोग जल्द ही चले जाएंगे, लेकिन वह निश्चित रूप से जिद्दी साबित होगा। वास्तव में जब फिलिप वापस जाने के लिए उठा तो जॉर्जेस तुरंत उसके पीछे चला गया। वो केवल अपने भाई को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। वेंड्यूवर्स कुछ मिनट और रुका, जैसे कि वह अपना रास्ता महसूस कर रहा हो और यह पता लगाने की प्रतीक्षा कर रहा हो कि क्या किसी महत्वपूर्ण काम से मुफेट को उसे अपना स्थान देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हालांकि जल्द ही जब उसने देखा कि काउंट जानबूझकर रात के लिए अपना क्वार्टर ले रहा है, तो उसने अपने उद्देश्य से विरत होकर एक चतुर व्यक्ति के रूप में अलविदा कहा। लेकिन दरवाजे की ओर जाते समय उसने देखा कि सेटिन हमेशा की तरह नाना को घूर रहा था। निस्संदेह वह समझ गया कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि वह खुश लग रहा था और उसके पास आया और उससे हाथ मिलाया। हम नाराज नहीं हैं, है न? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, तुम दोनों में से ज्यादा अच्छी हो, मेरी इज्जत की कसम। सेटिन ने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, उसने नाना और काउंट से अपनी नजरें हटाईं, जो अब अकेले थे। मुफ्त औपचारिकता निभाना बंद करके युवती के पास आकर बैठ गया था। उसने उसकी उंगलियां ली और उन्हें चूमना शुरू कर दिया, जिस पर नाना ने उसके विचारों की धारा को बदलने की कोशिश करते हुए उससे पूछा कि क्या उसकी बेटी एस्टेले बेहतर है। पिछली रात वह बच्चे के उदास व्यवहार की शिकायत कर रहा था। वह अपने घर में एक दिन भी खुशी से नहीं बिता सकता था। उसकी पत्नी हमेशा बाहर रहती थी और उसकी बेटी ठंडी खामोशी से रहती थी। इस प्रकार के पारिवारिक मामलों में नाना हमेशा अच्छी सलाह देती थी, और जब मफत ने मानसिक और शारीरिक विश्राम के प्रभाव में आकर अपना सारा संयम त्याग दिया और एक बार फिर अपनी पुरानी शिकायतें शुरू कर दी, तो उन्हें अपना किया हुआ वादा याद आ गया। मान लीजिए कि तुम उससे शादी करने वाले हो, उसने कहा, और इसके साथ ही उसने डैगनेट के बारे में बात करना शुरू कर दिया। नाम के उल्लेख मात्र से ही काउंट घृणा से भर गया। कभी नहीं, उसने जो कुछ उससे कहा था उसके बाद उसने कहा। उसने बहुत आश्चर्य प्रकट किया और फिर जोर से हंस पड़ी तथा अपना हाथ उसके गले में डाल दिया। ओह, ईर्ष्यालु आदमी, जरा सोचो, जरा इस पर बहस करो। क्यों? उन्होंने तुम्हारे सामने मेरी निंदा की। मैं बहुत क्रोधित था। अभी मुझे बहुत दुख होगा अगर। लेकिन मुफ्त के कंधे के ऊपर से उसने सेटिन की नज़रों से नज़रें मिलाईं, और वह बेचैनी से उसके पास से चली गई और गंभीर आवाज में आगे बोली, यह शादी होनी ही चाहिए मेरे दोस्त। मैं आपकी बेटी की खुशी में बाधा नहीं डालना चाहता। युवक सबसे आकर्षक है, आपको इससे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। और वह डागुनेट की असाधारण प्रशंसा करने लगी। काउंट ने फिर से उसका हाथ थाम लिया था। अब वह मना नहीं कर रहा था। वह इस बारे में देखेगा, उसने कहा, वे इस मामले पर बात करेंगे। धीरे धीरे जब उसने बिस्तर पर जाने की बात कही तो उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और माफ़ी मांगी। यह असंभव था, वह स्वस्थ नहीं थी। अगर वह उससे प्यार करता तो वह जिद नहीं करता। फिर भी वह जिद्दी था। उसने जाने से इनकार कर दिया, और जब वह एक बार फिर सेटिन की आंखों से मिली तो वह हार मानने लगी। फिर वह अड़ गई। नहीं, ये बात तो सवाल ही नहीं था। काउंट बहुत दुखी और पीड़ा से भरे चेहरे के साथ उठ खड़ा हुआ और अपनी टोपी की तलाश में चला गया। लेकिन दरवाजे पर उसे नीलम का सेट याद आ गया। वह अपनी जेब में केस को महसूस कर सकता था। वो उसे बिस्तर के नीचे छिपाना चाहता था ताकि जब वो उसके सामने बिस्तर पर आए तो वो उसे अपने पैरों पर महसूस करे। रात्रि भोजन के समय से ही वो एक स्कूली बच्चे की तरह इस छोटे से आश्चर्य के बारे में सोच रहा था, और अब इस प्रकार से बर्खास्त किए जाने से हृदय में परेशानी और पीड़ा के कारण उसने बिना किसी औपचारिकता के उसे मामला सौंप दिया। यह क्या है? उसने पूछा। नीलम, प्रिय, अरे हाँ, ये वही सेट है। तुम कितने प्यारे हो। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरे प्रिय, क्या तुम मानते हो कि यह वही है? दुकान की खिड़की में इसने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। बस इतना ही धन्यवाद उसे मिला और उसने उसे जाने दिया। उसने देखा कि सेटिन चुपचाप और उम्मीद से लेटी हुई थी, और इसके साथ ही उसने दोनों महिलाओं को देखा और बिना किसी और आग्रह के अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और नीचे चला गया।
हॉल का दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ था जब सेटिन ने नाना को कमर से पकड़ लिया और नाचने और गाने लगी। फिर वह खिड़की की ओर भागी। ओह, जरा देखो कि वह सड़क पर किस आकृति को काटता है। दोनों महिलाएं पर्दे की छाया में लोहे की खिड़की की रेलिंग पर झुक गईं। 1 बज गया। एवेन्यू डी विलियर्स सुनसान था और उसके गैस लैंप की दोहरी कतारें नम मार्च की रात के अंधेरे में फैली हुई थीं, जिसमें से हवा के तेज झोंके बह रहे थे, जो बारिश से लदे हुए थे। सड़क के दोनों ओर जमीन के अस्पष्ट विस्तार थे जो छाया की खाइयों की तरह लग रहे थे, जबकि निर्माणाधीन हवेलियों के चारों ओर मचान अंधेरे आसमान के नीचे ऊपर की ओर उभरे हुए थे। वे बेकाबू होकर हंसे जब उन्होंने मुफेट की गोल पीठ और चमकती हुई छाया को गीले फुटपाथ के साथ नए पेरिस के हिमनद उजाड़ मैदानों में गायब होते देखा। लेकिन नाना ने सेटिन को चुप करा दिया। ध्यान रखना, पुलिस आ रही है। इसके बाद उन्होंने अपनी हंसी दबा ली और सड़क के दूसरी ओर नाप तौल कर चल रहे 2 काले लोगों को गुप्त भय से घूरने लगे। अपने सारे आलीशान परिवेश के बीच, उस महिला के सारे शाही वैभव के बीच जिसकी आज्ञा का पालन सभी को करना चाहिए, नाना अभी भी पुलिस से भयभीत थी और उन्हें मौत से ज्यादा बार उनका जिक्र सुनना पसंद नहीं करती थी। जब कोई पुलिसवाला उसके घर की तरफ देखता तो उसे स्पष्ट रूप से बेचैनी महसूस होती। कोई नहीं जानता कि ऐसे लोग क्या कर सकते हैं। अगर वे रात के उस पहर में उन्हें हंसते हुए सुनते तो वे उन्हें आसानी से बदचलन औरतें समझ लेते। सेटिन ने थोड़ा कांपते हुए खुद को नाना से सटा लिया था। फिर भी वे दोनों वहीं रुके रहे और जल्द ही एक लालटेन के आने पर ध्यान देने लगे, जिसकी रोशनी सड़क पर बने गड्ढों पर नाच रही थी। यह एक बूढ़ी कूड़ा बीनने वाली महिला थी जो नालियों में कूड़ा बीनने में व्यस्त थी। सेटिन ने उसे पहचान लिया। हे भगवान, उसने आश्चर्य से कहा, ये रानी पोमारे हैं, जो अपनी विकर कला वाली शॉल ओढ़े हुए हैं। और जब हवा का झोंका उनके चेहरों पर अच्छी बारिश बरसा रहा था, तब उसने अपने प्रेमी को रानी पोमारे की कहानी सुनाई। ओह, वो एक समय में एक शानदार लड़की थी, पूरा पेरिस उसकी सुंदरता की चर्चा करता था। और ऐसी शैतानी चाल और ऐसी हिम्मत! क्यों, वो पुरुषों को कुत्तों की तरह घुमाती थी और बड़े बड़े लोग उसकी सीढ़ियों पर खड़े होकर रोते थे। अब उसे नशे में धुत होने की आदत हो गई थी और आसपास की महिलाएं उसे हंसी के लिए एब्सिंथ पिलाती थीं, जिसके बाद गली के लड़के उस पर पत्थर फेंकते और उसका पीछा करते। वास्तव में यह एक नियमित मारपीट थी। रानी कीचड़ में गिर गई थी। नाना सुन रही थी, पूरे शरीर में ठंड लग रही थी। आप देखेंगे, सेटिन ने कहा। उसने एक आदमी की तरह सीटी बजाई और कूड़ा बीनने वाली महिला, जो उस समय खिड़की के नीचे थी, ने अपना सिर उठाया और अपनी लालटेन की पीली रोशनी में खुद को दिखाया। चिथड़ों के बीच फंसा हुआ उनका एक बेहतरीन बंडल, एक फटे हुए रुमाल के नीचे से एक चेहरा बाहर झांक रहा था, एक नीला, सिलवटों वाला चेहरा, एक दांतहीन, गुफानुमा मुंह और आंखों की जगह पर आग के निशान। और नाना ने उस भयावह बूढ़ी औरत को देखा, जो शराब में डूबी हुई थी। उसे अचानक याद आया और उसने चेतना की छायाओं के बीच दूर तक चामोंट का दृश्य देखा। इर्मा डी एंग्लर्स, वर्षों और सम्मानों से सजी बूढ़ी वेश्या, निहायती श्रद्धावान ग्रामीणों के बीच अपने महल के सामने सीढ़ियां चढ़ रही थी। फिर जब सेटिन ने फिर से सीटी बजाई तो उस बूढ़ी डायन का मजाक उड़ाया, जो उसे नहीं देख सकती थी। चलो छोड़ो, पुलिस आ गई है, उसने बदले हुए स्वर में कहा। जल्दी चलो मेरे प्यारे। नाप तौलकर कदम वापस आ रहे थे और उन्होंने खिड़की बंद कर दी। कांपते हुए और रात की नमी से बालों पर लिपटे हुए नाना ने फिर से मुड़कर अपने ड्राइंग रूम को देखा तो वह कुछ पल के लिए हैरान रह गई। ऐसा लगा जैसे वह उसे भूल गई हो और किसी अनजान कमरे में प्रवेश कर रही हो। हवा इतनी गर्म और खुशबूदार थी कि उसे खुशी से आश्चर्य हुआ। घर की ढेर सारी दौलत, पुरानी दुनिया के फर्नीचर, रेशम और सोने के कपड़े, हाथी दांत, कांसे के कपड़े, दियों की गुलाबी रोशनी में सो रहे थे, जबकि पूरे शांत घर से शानदार विलासिता की भावना ऊपर उठ रही थी। गंभीर स्वागत कक्षों की विलासिता, आरामदायक, भरपूर भोजन कक्ष, विशाल सेवानिवृत्त सीढ़ियों की, उनके मुलायम कालीन और सीटें। उसका व्यक्तित्व, जिसमें प्रभुत्व और आनंद की लालसा और सब कुछ पाने की इच्छा थी ताकि वह सब कुछ नष्ट कर सके,
अचानक बढ़ गया था। उसने पहले कभी अपनी सेक्स की शक्ति को इतनी गहराई से महसूस नहीं किया था। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा और गंभीर दर्शन की अभिव्यक्ति के साथ टिप्पणी की। अच्छा, फिर भी युवावस्था में चीजों से लाभ कमाना पूरी तरह से उचित है। लेकिन अब सेटिन शयन कक्ष में भालू की खाल पर लौट रहा था और उसे बुला रहा था। ओह, जरूर आइए, जरूर आइए। नाना ने ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े उतार दिए और इसे जल्दी करने के लिए उसने अपने घने सुनहरे बालों को दोनों हाथों में लिया और चांदी के वॉश बेसिन के ऊपर उसे हिलाना शुरू कर दिया, जबकि नीचे की ओर लंबे हेयरपिनों की बौछार ने चमकती धातु पर एक छोटी सी झनकार बजा दी।